मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनना है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे जो स्टोर हो। शादी ना करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ। बिजली जी ये गाना तो बड़ा अच्छा गा रही हो, मगर ये इतना उदास हो क्यों गा रही है ये गाना? बाजी गाना उदास है तो गाना भी उदासी से मैं गाऊंगी ना। बात ये है कि मैंने ये सोचा था कि मैं जो ना शादी के बाद कार में जाया करूँगी, बड़ी बड़ी कार में, हाय ठंडे एसी हवा लेती हुई सुकून से यूँ ऐसे थॉट से बैठूँगी। लेकिन मेरे थॉट जो ना सारे उसी दिन चकनाचूर हुए जब मैं बास्ते आने लगी, मेरी ऐप भी निकाले जरूरी थी। खैर अब मैं इतना रोती हूँ, मैं कहती हूँ मैं क्या करूँ दाएं हाथ। बिजली सुनो, मतलब ये तो सही है, लेकिन शादी का और गाड़ी में ना जाने का क्या कनेक्शन है? क्या नहीं, वैसे सही कह रही है बिजली, सही कह रही है कि मतलब सबका ख्वाब होता है और ज़िंदगी में बहुत सारे माइलस्टोन्स होते हैं, ग्रेजुएशन, शादी। तो एक माइलस्टोन बहुत सारे लोगों के लिए गाड़ी, अपनी गाड़ी, ने अपनी गाड़ी ले ली, अपनी गाड़ी, और ग्रेजुएशन पे अच्छे नंबर आने में बेटे को गाड़ी दिला दी। यस। और सबका होता है ख्वाब भी और सबका हक भी होना चाहिए, क्योंकि वाकई में हमारे ट्रैफिक, पोल्यूशन, आलूदगी, पब्लिक क्या, छोटे छोटे बच्चों को, जब मैं 4 बच्चों को एक बाइक पे देखती हूँ हमेशा लगता है यार कि अल्लाह मियां उनको इतना दे दे कि इतना दे दे कि एक छोटी गाड़ी वाकई। और मुझे मैं भी सोच रही थी अब मैं एक अच्छी गाड़ी खरीद लूँ, है ना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मेरी पुरानी गाड़ी में काफ़ी मसले निकल आए हैं, बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, मैंने अब काफ़ी टाइम हो गया है, चेंज भी नहीं कराई, कभी चेक भी नहीं की। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अनुषी कि अगर मैं एक गाड़ी ख़रीदना चाहूँ और मैं ये पहले तो ये प्लान करूँ कि वो किसको चलानी है, मुझे चलानी है। सो इतना मुझे पता है कि मैं कोई छोटी गाड़ी लेकिन अब इसके बाद जो आसानी से पार्क हो जाए, आसानी से पार्क हो जाए, फिर आप जापानीज गाड़ी लें, रिफर्बिश गाड़ी लें, नई गाड़ी लें, बड़ी कंफ्यूजन है अनुषे। एक चीज़ ये भी होती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सेकंड हैंड गाड़ियाँ जो है वो ओपन मार्केट में भी बेचते हैं, वहाँ पे बड़ा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप ना ले लेना प्लीज़, हमारे मोहल्ले में ना एक चचा पसूड़ी हैं अंकल ना, उन्होंने ली है गाड़ी। बताओ, गाड़ी ऐसी ली है कि बस उसको जब तक 5 बंदे धक्का ना मारे तो वो गाड़ी नहीं चलती है। और उसका हार्ट ठीक है, बाकी उसके टायर जो है ना बच्चे पंचर करके निकल जाते हैं उनसे बच्चे की चीज हो जाती है। किसी की भी कर सकते हैं, मगर अगर आपने गाड़ी कुछ लाख बचाने के लिए आपने सस्ती गाड़ी ले ली और किसी ऐसे इंसान से ली जिसको आप जानते भी नहीं है, अब आपको नहीं पता कितनी बार इंजन उसके पार्ट्स चेंज हुए हैं, उसके पार्ट्स रियल है भी या नहीं है, और उसके बाद फिर आपका इतना इवेंचुअली आई हैव सीन जिसके इतना खर्चा हो जाता है और आप बोलते हैं कि नंबर प्लेट नहीं है तो रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो पता नहीं उसका टैक्स पे किया है या नहीं किया है, टैक्स पे किया है या नहीं। ऐसा तुम्हें गाड़ी दिलवाते हैं किसी तरीके से? हाय बाजी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा तो ना करे, क्या हो गया? गाड़ियाँ भरी हुई हैं, कुछ ना कुछ तो बिजली के बजट में आ सकेगा। कुछ सोचते हैं बिजली, तुम अपना बजट बताना। मेरा बजट नहीं हो सकता, आप लोगों के कार में काम करती हूँ, बस मेरा ये बजट है कि मैं अपना कार चला लेती हूँ, मेरी कार नहीं चलने वाली, मुझे पता है। साइकिल खरीद लूंगी, वो भी 3 पहियों वाली। मोटरसाइकिल भी पहला कदम ही होता है, साइकिल मोटरसाइकिल। तो साइकिल बिजली के लिए पूछ लेंगे। और मुझे कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो हमें प्रॉपर गाइड करे, अगर जैसे मुझे गाड़ी लेनी है और मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना चाहती, सही है। प्लस एक और चीज़ मैं हमेशा सोचती हूँ कि कराची में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अगर आप कहीं भी गाड़ी लें तो ये भी होता है कि वो कोई स्पेसिफिक मॉडल की बड़ी छिनती हैं, बड़ी घूमती हैं, सो यू नो बिल्कुल। और मेरे जैसा इंसान जो हर चीज़ सोचे बैठे अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने अपनी जो गाड़ियाँ ली थी तो मेरे वालिद साहब हमेशा कहते थे कि इंश्योरेंस अब ज़रूर करा दें, जबकि माशाल्लाह अभी तो कोई ऐसा हादसा सामने नहीं आया है, लेकिन पेश नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद एक बैक ऑफ द माइंड आपको तसल्ली होती है। लेकिन ठीक है, आज हम थोड़ी सी बातें इन चीज़ों में वाकई में कर सकते हैं कि कैसे हम सेकंड हैंड गाड़ी को चूज़ करें, या फिर अगर नई गाड़ियाँ भी हमारे बजट में मिल सकती हैं। जो बैंक्स लोन ऑफर करते हैं, क्या वो फंसाने का तरीका तो नहीं होता है? क्या वो जेन्युइन अच्छे लोन होते हैं तो हम बैंक से बात करके लोन लेके गाड़ी ले सकते हैं? या हम अगर बिजली को खुद लोन देना चाहें कि वो मोटरसाइकिल तो ले सके और फिर तनख्वाह से काटते रहें। अच्छा, और एक और चीज़ भी कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास इतने पैसे हैं कि हमें गाड़ी आसानी से ले सकते हैं, तो भी हम वो सारा फॉर इंस्टेंस बैंक बैलेंस एक गाड़ी में लगाएं, या फिर हम फिर भी लोन लें। बिकॉज इस पे 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होती हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं मार्कअप ज़्यादा हो जाएगा ये वो, एंड कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पैसे की वैल्यू टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगी, सो इवेंचुअली आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी अगर आप लोन लेते हैं, ब्ला ब्ला। लेकिन देन अगेन अगर कोई हमें एक्सपर्ट एडवाइस इस पे मिल जाए
बिल्कुल बिल्कुल ऑर्गेनाइज करते हैं, आसानी हो किसी को जाएगी ज़रूर बुला लेते हैं कि हमें बता सकें। एक और चीज़ जो ये होती है कि लाइक ऐसे इंस्टॉलमेंट्स भी लेना चाहिए नहीं, ब्रांड न्यू लेना चाहिए नहीं, ये तमाम सवाल आ जाते हैं। और फिर कौन सी गाड़ी है जिनकी रीसेल वैल्यू अच्छी होती है, ये मैं लेके फंस तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये भी मैंने किया है अपने साथ हरकतें। अच्छा, जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा होता भी है वो शौक में आके एक ऐसी गाड़ी ले जाते हैं कि भाई रीसेल वैल्यू नहीं, लोग भी पार्ट्स नहीं मिल देखेंगे रहे, क्या गाड़ी चला रहा है, क्या बड़ी गाड़ी है ये वो। उसके बाद अगर उसका टायर घूम गया जी वो 50,000, उसको कहीं से विंडस्क्रीन नहीं लेकिन वो विंग मिरर्स जो है वो चोरी भी हो जाते हैं, विंग मिरर्स। उसके बाद उनको रिप्लेस करना था, महंगा होता है, कभी कभी अवेलेबल नहीं होती चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक गाड़ी लेने का सोच रहे हैं और आपके पास एक स्पेसिफिक बजट है तो भी, और अगर स्पेसिफिक बजट नहीं है तो भी, कौन सी चीज़ें नजर में रखेंगे? एक एक्सपर्ट को मैं जानती हूँ ऐसे, मैं तो हर किसी को एक्सपर्ट में जानती हूँ। सारे एक्सपर्ट माशाल्लाह बाजी, आपको इंशाल्लाह हम लड़के हैं ना दोस्त वगैरह, तो उनके ऐसे कामों में उनको पता होता है कि कहाँ। तो मेरा एक दोस्त है अली, उसको जरा फोन करती हूँ। हाँ ठीक है, अपनी गाड़ियाँ बदल रहा होता है। बाजी मुझे साइकिल मोटर दिला दे, मैं साइकिल मोटर पे आ जाए नहीं तो फिर मुझे सीएनजी रिक्शा दिला दे। चलो मैं पार्ट टाइम में रिक्शा भी चला लूँ, क्यों औरतें रिक्शा चला रही है ना, क्या हो गया? बिल्कुल, वो बिजली के लिए पूछ सकते हैं। जी रिक्शा भी, मोटरसाइकिल भी, अब तो औरतें सब चला रही हैं, वेस्पा वगैरह भी सब चला रही है जी। आजकल औरतें बड़ी फास्ट हो गई हैं। बस यही है कि बिजली ने इतने सारे मेहनत से पैसे कमाए हैं, हर कोई मेहनत से कमाता है। सो नोबडी वांट्स कि मैं पैसे कहीं भी लगाऊं और उसके बाद वो कोई फ्रॉड निकले, चीज़ खराब निकले, वो इंसान आपको बाद में कभी दिखाई ना दे। सो इट्स बेटर कि अगर हमारी कंट्रोल में रखिए, किसी रेप्यूटेबल मोटर कार कंपनी या कोई लोग जहाँ जो काम करते हो, अखबार में देख के जायजा करके। मैंने अखबार से भी बहुत सारी गाड़ियाँ ली हैं, ठीक होता है 10 में से 9 दफ़ा, लेकिन कभी कभी मैंने ये भी सुना है कि लोग आपको अपने घर बुला लेते हैं और फिर उनको गाड़ी नहीं बेचते। ओह माय गॉड, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अली को फोन करती हूँ। ये क्यों ब्रेक हो गया? अब ब्रेकते जा रहे हैं ये क्यों ब्रेक? अच्छा मुझे हंसी तो आ रही है लेकिन खुश है। चलो, मुझे बिजली की सबसे अच्छी बात ही लगती है, अभी रो रही थी गाड़ी नहीं है, लेकिन 2 सेकंड के अंदर भूल गई क्योंकि हम किचन में आ गए। उसे पता है कि कुछ मजे का खाने पीने का होगा। गाड़ी तुम नहीं ले सकती फिलहाल, छोटी-छोटी खुशियां भी हैं। छोटी-छोटी खुशियां भी हैं। आज मैं तुम्हारी फरमाइश पे बना रही हूँ चॉकलेट फज डिलाइट, ठीक है? ये डिजर्ट है, झटपट बन जाता है, जल्दी से बन जाता है। और इसके लिए हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन एक सरप्राइज चीज़ दिखाती हूँ पहले। वो ये है, छोटा सा एक सरप्राइज है, बट वो है ये कि बिजली हमारी चॉकलेट पूरी खा जाती है, तो मैं कभी कोई चॉकलेट की चीज़ बना नहीं पाती, इसलिए बिजली से छुपा के रखा हुआ था मैंने। मैं इसको 4 दिन से ढूंढ रही हूँ। अच्छा बाजी, कितनी बुरी बात है ना, आप मेरे साथ ऐसा करते हैं। तुम ही खाओगी, तुम्हारे लिए बन रहा है, क्योंकि मेरा तो फिर पूरे साल डाइट चलता है ना। मैं आपका तो साल छोड़े, आपका तो जब मैं पैदा हुई जब से डाइट। हाँ, नर्स ने तक कह दिया था जी इनको डाइट दूध दीजिएगा। ये भी सही है। अच्छा, चॉकलेट फज डिजर्ट जो मैं बना रही हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चॉकलेट आपकी होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी की। प्लीज डार्क चॉकलेट लें या कुकिंग चॉकलेट लें, ठीक है? जितनी अच्छी क्वालिटी की, हल्की सी महंगी वाली ले लेंगे उतनी ही अच्छी आपकी डिजर्ट। और ये चॉकलेट आपके मोहल्ले में बड़ी आसानी से दस्तयाब है। थोड़े से बड़े मार्केट में मिलेगी। अच्छा, हाँ, थोड़े से बड़े मार्केट। ये चॉकलेट आपके करीबी बड़े मार्केट में। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप कराची में रहते हैं ना, तो एम्प्रेस मार्केट और लाहौर सामान में रहते हैं, तो इस किस्म की जो मार्केट्स होती है ना, जहाँ पे वो सब्जी वगैरह वाली चीजें मिलती हैं, वहाँ से वाकई आपको ऐसा तुम हैरान रह जाओगी, क्योंकि हमारे छोटे छोटे शहरों में भी अब वो इतने छोटे नहीं रहे। जैसे मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला वगैरह मेरा जाना होता है कभी कभी काम के लिए। फैसलाबाद ये छोटे नहीं है, यहाँ पे मिल जाती हैं चीज़ें। इनफैक्ट मैं स्वाद गई थी, करीब में होता ही है, करीब में मतलब 1-2 घंटे दूर कोई ना कोई बड़ा शहर आपको कराची पाकिस्तान का मिल ही जाता है। हाँ, आधा 1 घंटा दूर, क्योंकि मैंने बाकी हर चीज़ मिल जाती है। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑर्डर करते हैं। ये अच्छा है, ऑनलाइन चॉकलेट, ऑनलाइन डिलीवरी बिल्कुल मंगा जाती है। अच्छा देखो, ये कुकिंग चॉकलेट है, ठीक है? अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इसको टेम्पर कर रहे हैं। डबल बॉयलर में हमेशा करते हैं, आपके घर में नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ नॉट एन इशू, कोई मसला नहीं है। हमारे घर में भी नहीं है, हमारे घर में भी नहीं है, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, डबल बॉयलर बनाया, एक वॉक रखा, कोई सा भी पतीला, पैन, कोई भी चीज़ जिसमें आपने पानी को उबलने के लिए रख दिया, ठीक है? अब इसकी आंच अगर थोड़ी सी तेज भी हो जाए, दैट्स ओके, क्योंकि ये एक वो काम भी, ये काम जो हम कर रहे हैं अनुषा, ये वो इंसान भी कर सकता है जो लिटरली अनाड़ी हो बेकिंग में, डिजर्ट्स बनाने में। व्हाई? बिकॉज इससे चॉकलेट आप कुछ भी कर ले, जलेगी नहीं। सही है। हाँ, लेकिन अगर आप चॉकलेट को माइक्रो ओवन में गर्म करना चाहते हैं, वो सब ना करें। बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, बार बार चेक करना पड़ेगा।
ट्रस्ट ये मी, बहुत जली आसान हुई है। बहुत आसान है। जली हुई चॉकलेट से बुरी कोई चीज़ नहीं हो सकती, ट्रस्ट मी। आपको इतना सेहत दुख के लिए होगा, सेहत के लिए भी, और जब इतने सारे पैसे बर्बाद होंगे ना अनुषा। अच्छा, एंड दिस इज़ माय बेस्ट फ्रेंड व्हेन आई बेक, या मैं कोई भी डिज़र्ट बनाती हूँ तो स्पैचुला से एक भी ड्रॉप, एक कतरा ज़ाया नहीं होता मीठे का। एंड दिस इज़ जस्ट सो ईजी टू। एक कैलोरी भी नहीं छोड़ेंगे हम, एक कैलोरी भी नहीं छोड़ेंगे, सब आपके पेट में डालेंगे। अच्छा, अब है क्या कि हम इसमें वो बिस्किट्स यूज़ करेंगे जिसमें कोई क्रीम नहीं होती। इन बिस्किट्स की शक्ल आपको चीख के बता रही होगी कि मैं कौन सा वाला बिस्किट हूँ। ये वाला लोकल ब्रांड है, सिखा रहे हैं बचपन सिखा रहे, लोकल ब्रांड है, अमेजिंग। अच्छा, यहाँ पे अब ये चॉकलेट हो गई हमारी टेम्पर, और इस टेम्पर्ड चॉकलेट में हम ऐड करेंगे बटर। ठीक है, तो ये बटर है हमारे पास 100 ग्राम्स, 100 ग्राम मक्खन ऐड करेंगे, एंड इसको भी इसी में हम पिघला लेंगे। ठीक है, जैसे ये पिघल जाएगा उसके बाद मैं इसका फ्लेम कर दूंगी बंद। चॉकलेट फज क्या? चॉकलेट फज डिलाइट। यस। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। बिस्किट्स का हम चूरा नहीं करेंगे, बेसिकली हम बिस्किट्स को थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे, और उसके बाद फिर हम मिक्स करेंगे। ये हालांकि एक बहुत ही नॉर्मल सी पाकिस्तानी सी चीज़ है, मगर मैंने एक बार अपनी एक मालदीवन फ्रेंड के घर खाई थी, और वो मुझे बड़ी स्मार्ट ऐसे लगती थी कि वो पढ़ाई भी करती थी मेरी फ्रेंड, वो जॉब भी करती थी, और उसके बाद जब उसके घर आप जाएं तो ऐसा लगता था कि ये चीज़ें कब बनाई हैं इसने, तो वो सारी झटपट वाली चीज़ें बनाती थी। शौक हो तो बंदा झटपट बना सकता है। यस। अच्छा, बस ये मक्खन को हम यहाँ पे पिघलने देंगे। ठीक है, एक काम आप और कर सकते हैं, अगर आप महंगी वाली डार्क चॉकलेट नहीं ले सकते तो क्या करें कि जब आप उस सस्ती वाली चॉकलेट को चखेंगे ना तो उसमें मिठास बहुत ज़्यादा होगी, तो अलग से कोई सा भी अच्छा सा कोको पाउडर ऐड कर सकती है, तो फिर आप सस्ती चॉकलेट से भी एक अच्छी चीज़ बना सकते हैं। बट वी हैव रियली नाइस चॉकलेट। अच्छा, यहाँ पे अब ये हो गई अच्छी सी टेम्पर, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, और अब चलते हैं हमारे वॉलनट्स को चॉप करने की तरफ। चॉकलेट एंड वॉलनट्स का कॉम्बिनेशन इज सिंपली डिवाइन। आई लव दिस कॉम्बिनेशन। लहसुन की तरह हम अपने वॉलनट्स को चॉप कर रहे हैं, अदरक लहसुन की तरह इसको चॉप कर लें। ऐसा चॉप करेंगे इसको हम। और वॉलनट जबकि खाली बच्चे नहीं खाते, लेकिन केक्स और डिजर्ट में कितना इस्तेमाल किया जाता है, और कितनी मजे की चीज़ है जो कॉम्प्लीमेंट भी करती है। कॉम्प्लीमेंट भी टेस्ट टोटली ऑपोजिट है। अच्छा, और हेज़लनट्स हमारे यहाँ नहीं मिलते, पेकान्स इतनी आसानी से नहीं मिलते, सो दिस इज़ वन थिंग जो आपको मिल जाती है। अखरोट तो मिल जाते हैं, अफोर्डेबल भी है, बिल्कुल है। अखरोट का फ्लेवर वैसे हल्का सा बिटर होता है, लेकिन जब चॉकलेट के साथ आप उसको कंबाइन करते हैं, क्रंची बड़ा मजे का हो जाता है। अखरोट कुछ पीसेस सॉलिड भी छोड़ देने चाहिए, नहीं? अब ऊपर रखेंगे ना बड़े बड़े। यस। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि हम लाएंगे एक बोल, एंड इस बोल में हम बिस्किट्स को ऐसे क्रश करेंगे, बहुत बड़े नहीं बहुत छोटे नहीं, लाइक दिस कि मुंह में आए। ठीक है, इतने। कोई वॉलनट्स को भी कितना क्रश करेंगे कि मुंह में आए, वरना मजा ही नहीं आएगा अगर आप हर चीज का पाउडर कर देंगे। बस किसी का बाल आपके मुंह में क्या हो गया बाजी? तबीयत नहीं सही। वो बुखार वाकई आपके बालों पे चढ़ा है। वैसे वाकई इस मौसम में अभी फरवरी है और मौसम चेंज हो रहा है, कहते कहते महीना भी गुजर गया है। फरवरी है। बिजली क्या हो गया? आपकी भी तबीयत खराब हो गई है? मैं पता क्या, मैं भूल गई थी कि मैं फरवरी में चल रही हूँ। अच्छा, अब तो ना तो जल्दी साल भी गुजर जाता है। बाजी मैं छुट्टियों पे जाना चाह रही हूँ, प्लीज मुझे छुट्टी दे दें। बिजली तुम कितनी छुट्टियां करोगी? बाजी क्या हो गया, मैंने 6 महीने पहले ली थी, अब तो नया साल भी शुरू हो गया, साल का महीना, एक महीना भी गुजर गया, दूसरा महीना भी स्टार्ट हो गया, कब देंगे मुझे छुट्टियाँ? साल की छुट्टियाँ होती हैं। इसकी बातों को आप इग्नोर करें और यहाँ पे फोकस करें। मैं जरा सा वापस आते हैं हमारी रेसिपी पे, चॉकलेट फज पे। चॉकलेट फज में हम ऐड करेंगे क्रीम, टेट्रा पैक वाली क्रीम है, कोई सा भी लोकल ब्रांड ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें सिर्फ 3 टेबलस्पून ऐड करूँगी। नहीं ये तो मैं नहीं खाती। एंड ये हमने ऐड कर दिया, मिक्स 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 मिक्स। ये मेहमानों के हम करेंगे। तो अच्छा है बिजली यार, वाकई बिजली तुम्हारी बेटी के लिए मेरा बेटा, वाह वाह वाह, सम मोर बिस्किट, चॉकलेट वगैरह। हाँ, ले जाना थोड़ा सा, माशाल्लाह जी। वरना हमारे हैं बच्चे यहाँ पे काफी। बच्चे तो हमारे यहाँ बहुत है, जिसको बोले वो इतने सारे टैबुदाबादी यहीं खड़ी हो जानी है। वेरी नाइस। अच्छा, और इसको आप सेट भी कर सकते हैं अनुषा, अगर आप इनको बिस्किट्स को थोड़ा सा चूरा करके ऐड करें ना तो आप इसको बहुत आसानी से सेट कर सकते हैं, लेकिन हम सेट करने वाला नहीं रखेंगे, हम बिल्कुल एक डिजर्ट टाइप का रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे इस बात का थोड़ा सा ख्याल रख लें
कि हल्का सा ना अभी लिक्विड ही होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज जब ये बिस्किट सॉफ्ट होंगे ना तो फिर ये थिक हो जाएगा। ये फ्रिज में जा भी सकता है और अच्छा जा भी सकता है, जा भी सकता है, जरूरी नहीं, यानी कि थोड़ा सा थिक वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा बिकॉज ये बिस्किट सॉफ्ट होंगे ना तो अब्सॉर्ब कर लेंगे सारी की सारी चॉकलेट को। एंड यस, कभी मैंने ऐसी चीज देखी नहीं है वैसे। और ये खाने में बड़े मजे की लगती है जब बिस्किट सॉफ्ट हो जाते हैं ना तब। लेकिन सॉफ्ट करने के लिए इसको पकाइएगा मत। हाँ, अगर आप पकाएंगे ना उस वक्त तो अच्छा लगेगा, थोड़ी देर के बाद वो हद से ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड वी हैव टू मिक्स इट। वॉलनट्स आ गए अंदर के साथ। इसका क्रंच ही लगेगा, मानना होगा कि आयशा बाजी जो है ना, बाजी आयशा आपने कमाल किया है। दिस इज वेरी झटपट। और अच्छा, थोड़ी देर में जब ये सेट हो जाएगा ना तो इसकी शाइन खत्म हो जाएगी। सो आपको पता चल जाएगा कि ओके माय डिश इज रेडी टू बी सर्व। केक की तरह बन जाएगा? नॉट केक की तरह, लेकिन इतना गाढ़ा हो जाएगा जैसे आप पुडिंग को निकालते हैं ना, उतना गाढ़ा हो जाएगा। ओह यस, उस टाइप का हो जाएगा, नॉट केक टाइप का। केक टाइप का तब हो सकता है जब आप बिस्किट्स का बिल्कुल चूरा कर दें या फिर फ्रीजर में डाल दें। ये फटाफट बनने वाली है, फटाफट बनने वाली। कोई जेलेटिन वगैरह हमने इसमें ऐड नहीं किया। ये तो मेहमानों के लिए भी जबरदस्ती डिजर्ट हो गई जो आपको सस्ती भी पड़ेगी। और ये तो एक कोई ना बेकिंग ना कुछ ना कुकिंग, इट्स सो इजी। इट्स अ नो बेक डिज़र्ट। इसको अभी हम कम्प्लीटली अच्छी तरह से सेट भी करेंगे। एंड सेट हम ऐसे करेंगे, मुझे मजा तब आए ऐसा नहीं लग रहा एक अच्छी गाड़ी हो, हम उसमें बैठ के ये खाएं, रास्ते में सीयू का सैर लगाएं। हाँ, क्या बात है। वैसे अगर गाड़ी आप लोगों को खरीदनी हो तो कौन कौन से सवाल हैं जो आप सोचते हैं या आपकी प्रायोरिटी? बाजी मैं तो सबसे पहला उसका नंबर देखूंगी। नंबर? अच्छा, मैं सबसे पहले गाड़ी का रंग देखती हूँ। मैं रंग से कुछ होता है, ये रंग गाड़ी किसके नाम पे? अगर सेकंड हैंड लूंगी तो मैंने तो ये पूछना है। मैं एक आपस की बात बताऊं, लमान ने गाड़ी खरीदी लाइट ग्रीन कलर की और मैं उसका बहुत मजाक उड़ाती हूँ। मैं भी मजाक उड़ाऊंगी आपसे। थैंक यू फॉर टेलिंग मी। लाइट ग्रीन क्या गाड़ी होती है? लाइट ग्रीन। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा बात करते हैं। वैसे लाइट ग्रीन क्या होता है, वो अनयूजुअल कलर्स की जो गाड़ियां निकलने का एक फायदा जरूर होता है, वो चोरी कम होती है एंड वो अच्छे पैसे मिलते जबरदस्त। एंड अभी तक थोड़ा बहुत सिलसिला जारी है। कितने वेट कराएंगी? मैं इतने इंतजार कर रही हूँ। ऐसी रैंडम क्रीम और अब इसके ऊपर ढेर सारे छुआरे, नहीं अखरोट। छुआरे कहाँ से आ गए? क्या छुआरों की लस्सी बन रही है? या छुआरों की लस्सी बन रही है? छुआरों की लस्सी, छुआरों दोनों को मीठा देख के खुशी हो रही है। हम मीठा एक्चुअली कभी कभी बनाते ना तो हमारी जो घर वाले हैं मुझे तो सिर्फ खुशी हो सकती है उसके आगे, खुश हो सकते हो देख के बस। वैसे अनुषा, ये ब्रेक में मैंने जो चॉकलेट है ना, लिटरली इस पर थोड़ा सा अटैक किया था। आई जस्ट हैड अ बाइट। दिस चॉकलेट इज वेरी नाइस। अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट का मतलब ये होता है कि इट हैज टू बी अ बिट बिटर। इस तरह से सेट करेंगे किनारों तक थोड़े से चॉकलेट चिप्स। बिटर चॉकलेट आल्सो मींस इट्स हेल्दियर। इट्स हेल्दियर। क्योंकि ये अगर इन्फॉर्मेशन शेयर ही कर रहे हैं तो आपको ये भी बता दें कि कभी-कभी अगर आपको चॉकलेट लगे कि थोड़ा कड़वा है तो वो एक्चुअली आपके लिए बेहतर है, क्योंकि उसमें चीनी कम है, मक्खन कम है, क्रीम कम है, दूध कम है एंड इसलिए डार्क चॉकलेट भी आपकी डाइट में रेकमेंड किया जाता है। और एक बार फिर आदत की बात, आपको एक दो दफा लगेगा जब आपको बाजारों में मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ठीक होगा। एंड दिस इज रेडी। साइड पे मैं कुछ नहीं करी बिकॉज आई जस्ट वांट इट टू बी लाइक दिस। ठीक है, ओके। अब इसको लेके हम चलते हैं टेबल पे। और वैसे गाड़ी लेते वक्त ना ये भी देखना चाहिए कि मेरे अब्बा हमेशा कहते हैं ज़्यादा पुरानी ना हो, बेशक सस्ती हो, छोटी हो, जो भी हो, लेकिन बड़ी गाड़ी लें और वो पुरानी हो। और इम्पोर्टेड गाड़ियों का एक और मसला ये भी होता है कि जो आयशा ने कहा पार्ट्स वगैरह ये वो तो और ज़्यादा पुरानी होगी इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि वो बहुत बार ट्रीट हुई है। अब आप कभी देखिए बाहर के मुल्कों में, यहाँ तो खैर इम्प्लीमेंट नहीं होता कि हर साल गाड़ी चेक होती है, हर साल गाड़ी की सारी चीज़ें चेंज होती हैं, देखी जाती हैं, मेंटेन की जाती हैं। सो वो जितनी पुरानी होगी, एक मोबाइल फ़ोन है, गैजेट है, गाड़ी है, जाहिर सी बात है कि उतने ही फॉल्ट्स निकलने। हैविंग सेड दैट, हम लोग अपने मेंटेनेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि हमेशा ये लगता है कि ऑयल चेंज जो है वो बहुत पैसे लगा रहा है, या पानी उसका रेगुलर चेक किया करें, यू नो पाइप्स वगैरह साफ़ हो, क्लीन हो, गाड़ी साफ़ रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों से अगर आप देखें तो यू नो जो एक एफेक्ट्स होती थी, हाँ दिल्ली में बहुत नजर आती है। और मैं गई हूँ खुंजराब 2-3 साल पहले, मतलब चाइना के बॉर्डर पे कुछ 10,000 फीट की बुलंदी पे, और वहाँ पे हम अपने वैन्स और जीप्स और वीगोस वगैरह में जा रहे हैं, पहुँच ही रहे हैं। वहाँ देखते एक एफेक्ट जा रही है, ये बंद हो गई थी। आई थिंक 82 में वाज द लास्ट, 87 जो हमारे एक्सपर्ट आएंगे हमें बताएंगे। लेकिन यू नो स्टडी कार्स बहुत बनती थी, डैटसन होती थी गाड़ी, डैटसन होती थी,
टैक्सीज में आपको मिलती है, देखो वेरी गुड, बट अब की गाड़ियाँ मुझे नहीं समझ में आती हैं। अच्छा बाजी मैं आपको पाकिस्तानी असेंबल्ड एक तो, हाँ असेंबल्ड। मैं कश्मीर गई थी तो जब हम लोग ट्रक से ऊपर जा रहे थे तो सामने से जो गाड़ियाँ आती थी ना, जो कारें गुजरती थी वो 60s और 70s के दौर की थी। तो मैं इतनी हैरान थी, मैंने कहा जिसके पास भी मैंने गाड़ी देखी वही गाड़ी देखी। मैंने पूछा क्या भाई ये नई प्यारी प्यारी गाड़ी, कह रहे हैं ये गाड़ियाँ जो जितनी नई आई हैं ये पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकती, और ये इनके इंजन इतने पावर वाले हैं, ये उस जमाने के हैं कि वो इतने पावर वाले हैं कि ये पहाड़ों पे चल सकते हैं, इसलिए हम ये पुरानी गाड़ियाँ रखते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इंजन, क्योंकि जब कोई लड़का गाड़ी खरीदता है तो वो हमेशा ये पूछ रहा होता है कि अच्छा इंजन कितने सीसी है, और एग्जैक्टली, और जब कोई लड़की गाड़ी खरीद रही होती है वही बात, पहले कलर देखते हैं हम, फिर हम देखते हैं कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, एवरीथिंग हैज़ टू बी देयर। और प्लस ये है कि हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। अगर आप गाड़ी पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते और आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी खरीदने के लिए, तो ये आपका सवाल होना चाहिए कि कोई ऐसी गाड़ी आप किस मकसद के लिए ले रहे हैं। और पहली गाड़ी तो अगर घर में है आपकी तो हमेशा ये एडवाइस होती है कि छोटी हो, इकोनॉमिकल हो, क्योंकि आपकी कन्वीनियंस के लिए इस वक्त आप ले रहे हैं, स्कूल बच्चों को छोड़ने के लिए, सब्जी लाने के लिए, यहाँ वहाँ भागम दौड़ी करने के लिए। फिर अगर वैसे तो कोशिश ये करेंगे ना खुद ही पैदल चले, क्योंकि सब्जी के लिए तो आप सब्जी के लिए आप कार में जा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी हो या ना हो, वो तो खैर आप गाड़ी हो तब भी एग्जैक्टली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खैर आप गाड़ी लेनी, क्योंकि खुदा न खासा कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है। सो अगर आपकी अपनी ज़ाती पर्सनल गाड़ी हो तो एक अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट है बिजली, कि ये ऐसे पैसे हैं कि अगर आपने खर्च किए हैं गाड़ी पे तो आप कभी पछताएंगे नहीं कि ओहो मैंने गाड़ी क्यों ले ली। अगर खुदा न खासा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है बेच दें, बट 2-3-4 लोग मिलके गाड़ी ले लें, 2-3-4 लोग मिलके गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि हर किसी के चलाने का तरीका अलग होता है, हर किसी का हाथ अलग होता है। अब एक चला रहा है तो वो कहेगा कि मैं तमीज से चलाऊंगा, दूसरा चला रहा है आपस में, तीसरा चला रहा है वो जाके उससे गाड़ी ठोक दिया। हमारी आंटी का एक ड्राइवर होता था, ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, एक दिन मैंने उसको सड़क पे देखा, गाड़ी में कोई नहीं जा रहा है, कुछ सब्जी दिल पे आपके। अच्छा बाजी मेरे जो कज़न है, मेरी जो बड़ी बहन है ना, उनके शौहर जो हैं ज़ैनब बाजी के शौहर, वो जब गाड़ी चलाते हैं ना तो ऐसे तो मैं कहती हूँ सुने आप अपना सुने जाहिद भाईजान, सामने वाला जो बंदा है ना वो आपसे पैदल ज़्यादा तेज़ निकल गया तो अपनी गाड़ी की स्पीड तो बढ़ा लेकर मैंने अपनी गाड़ी खराब कर दी, और उसका जो देवर है हमारे जो रोड्स हैं आप कभी देखती हैं कोई ऐसी गाड़ी, फॉर इंस्टेंस अगर कोई नॉर्मल से कोई गाड़ी है, फॉर इंस्टेंस कल्टस, आपके पास भी अगर कल्टस हो, वो भी कल्टस लेके आए, और आप देखिए कि उसकी गाड़ी कितनी अच्छी मेंटेन्ड है, और जब आप ये देखते हैं कि वो अपनी गाड़ी चलाता कैसे, हालांकि वो कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाड़ी नहीं है और कराची की रोड आपको पता है, यस, तो आप अपनी गाड़ी का ख्याल रखें, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ़ायदा नहीं है ना। एक और चीज़ जो हमें गवर्नमेंट ने आम कर देनी चाहिए, जो कभी नहीं होती लेकिन बोल देते हैं, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे हम सोशली रिस्पॉन्सिबल एक बात करना चाहते हैं कि लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, गो टू अ स्कूल, पता करें कौन से लेन में आप फास्ट जा सकते हैं, कौन से लेन में आप कम जाते हैं, कहाँ पे आपको रुकना चाहिए, आपको टर्न कैसी करनी गाड़ी चाहिए, आपको पैरेलल पार्किंग कैसी करनी चाहिए, क्योंकि थोड़े से पैसा है, गाड़ी तो हाथ में अब्बा चला रहे हैं, सिखा रहे हैं, और उसके बाद ये डिजास्टर ऑन द रोड, तो ये एक बड़ा मसला है। दैट्स व्हाई ट्रैफिक का ये हाल है। ट्रैफिक छोड़े, माशाल्लाह हमारे यहाँ की ब्रेक तो लें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद, क्योंकि हम जो थर्ड गियर में जब ब्रेक लगाते हैं एंड वेलकम बैक। आज बात हो रही थी गाड़ी को किस तरीके से ख़रीदा जाए और अगर पहली दफ़ा हम गाड़ी ख़रीदे जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, और अगर गाड़ी बदलना भी चाह रहे हैं, अपग्रेड करना चाह रहे हैं, उसमें भी गाइडलाइंस क्या होती हैं। इस वक्त हमारे पास एक एक्सपर्ट मौजूद है यहाँ पे विकी मोटर्स से हमारे पास जो है गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, सज्जाद साहब। एंड सज्जाद साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सज्जाद अबू बकर, कैसे हैं? ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। सॉरी मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है। ये एक बहुत बड़ा मसला होता है चूजिंग द राइट कार, एंड स्पेशली जब आप अपनी पहली गाड़ी लेने जा रहे होते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बजट भी कम होता है, आप चाहते हैं कि अच्छी भी मिल जाए, तो कोई ऐसी चीज़ें सर 2-3 जो आप हमेशा फर्स्ट टाइम कस्टमर्स को कहते हैं कि ये नज़र में ज़रूर रखिएगा, फिर मैं आपको गाड़ी दिलवाता हूँ। असल में सबसे पहले तो हम बजट पूछते हैं ना। सही है। बजट अगर जिस तरह का है, अब अगर 5 लाख इंसान तो चाहेगा कि सस्ती से सस्ती गाड़ी मिल जाए। जिसका बजट
4 लाख का होता है वो 7 लाख की गाड़ी पसंद करता है आमतौर पर। और आप भी दिखा देते हैं 8 लाख की, तो कहते हैं चलो कोई नहीं। फिर वो लीजिंग पे चला जाता है आमतौर पर, अच्छा, फाइनेंसिंग। तो ये बताएं, अभी जैसे मुझे गाड़ी लेनी है, मैं सोच रही हूँ कि आपके ख्याल में लीजिंग से लेना गाड़ी ज़्यादा अच्छा है, या फिर जो आपके पास पैसे हैं वो बस स्ट्रेट आपने वो पैसे दिए हैं जो स्ट्रेट लेने में ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, हर चीज़ के लिए मार्कअप कम होता है। मार्कअप नहीं होता है, कुछ भी होता ही नहीं, कम हो, सॉरी नहीं होता है। मार्कअप नहीं होगा, फिर आप एनी टाइम कैश कर सकते हैं। ठीक है। लीजिंग वाली गाड़ी तो आप जितने साल के लिए आप लेंगे उसके लिए बॉन्ड हो जाएंगे आप। ठीक है, बजट की तो बात हमने कर ली। अब मुझे बताएं कि ठीक है, बजट पहले डिसाइड कर लें कि हमें 2 लाख डालने हैं, 6 लाख डालने हैं, 10 डालने हैं। नई या पुरानी, दैट इज वन क्वेश्चन। अब बताएं कुछ लोग फिर। ऐसे होते हैं अनुषे, उनके पास जितने मर्जी पैसे हों, सम लाइक माय डैड, जितने मर्जी पैसे होंगे, लाइक अच्छा मैं पुरानी ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, लेकिन मैं नई एक अच्छी नहीं लूँगा। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे, अगर बजट का इशू नहीं है तो नई या पुरानी? नहीं लेनी चाहिए। नई गाड़ी लेनी चाहिए। I really want him to tell people. कराची में ये जितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम है उसकी वजह से थोड़ी स्मॉल कार लेडीज़ के लिए बेस्ट है। जेंट्स तो बड़ी वाली गाड़ी चला लेते हैं, लेडीज़ के लिए आजकल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आई है रिकंडीशन गाड़ियों की वजह से। अच्छा, उसमें ये है कि 660 सीसी की गाड़ियाँ हैं और वो इजीली मूव हो जाती है कराची में। जितना ट्रैफिक है, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें 9 to 11 lakhs 12 lakhs आपको गाड़ी मिल जाती है। 9 to 11 अगर बात करें तो 9 में पुरानी मिल जाती है, थोड़ी सी नहीं, आपको मीरा है जो स्मॉल कार्स है, नए इंपोर्टेड अजीबोगरीब नाम के साथ, जैपनीज मीरा तो खास तौर पर मीरा तो फेमस हो गई। मीरा बड़ी फेमस है लड़कियों में। आई सी लॉट्स ऑफ गर्ल्स जिन्होंने ड्राइविंग सीखी मीरा पे है। असल में वो देती है 17 to 18 किलोमीटर पर। 11 लाख की 12 लाख का, 12 लाख अनरजिस्टर्ड जो फ्रेश क्लियर होगी। ऑटो वगैरह तो मिल जाते थे 5-6 में। अल्टो पाकिस्तानी मिल जाती है जो 7-8 मॉडल 2008 2007 वो मिल जाती है 5-5.5 तक। गाड़ी पुरानी कितनी? और ये आप नई की बात कर रहे हैं? ये मैं नई की बात कर रहा हूँ 11, 12, 13। ओके, ये ब्रांड न्यू अनरजिस्टर्ड गाड़ी। रीसेल वैल्यू है अच्छी। रीसेल वैल्यू अब ये हो गया है कि पहले कॉन्सेप्ट था कि रिकंडीशन में कोई बैठते, अब 90% कॉन्सेप्ट है कि ऑटोमेटिक लेनी है। ऑटोमेटिक लेनी है। पहले ऑटोमेटिक का मसला था कि ऑटोमेटिक की रीसेल नहीं थी, अब ऑटोमेटिक की रीसेल है, मैनुअल की रीसेल नहीं तो है। ऑटोमेटिक में सबसे अच्छी रीसेल वैल्यू किसकी है? सबसे बेस्ट तो मीरा करोला सबसे बेस्ट मीरा की। स्मॉल कार में, बड़ी गाड़ी में फिर अब करोला बेस्ट है, करोला और होंडा सिटी। अच्छा, ये बताएं कि अक्सर लोग टैक्स से बचने के लिए ये भी करते हैं अनुषा, कि बोलते हैं ओहो कराची में तो टैक्स देना पड़ेगा, वो ना नॉर्दर्न एरिया से गाड़ियाँ खरीद के, मैंने सुना है काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया कि हमने वहाँ से चोरी की गाड़ी कोई खरीदी। हाँ, दे आर नॉट लीगल, बट अगर वो ऐसा करें तो यहाँ पर आकर किसी मेन सिटी में आकर उनको गाड़ी ड्राइव करने में मसला होगा? बिल्कुल होगा। वो तो बिल्कुल नाजायज़ है ना गाड़ी। वो जो भी चीज़ करता है आदमी तो वो वैसे ऑफिशियली है ही नहीं वो। ठीक है, नॉर्दर्न एरिया में तो चलता है थोड़ा बहुत, मगर पाकिस्तान में कहीं भी चोरी नहीं। होकर यहाँ से आ जाती है, फिर आप वहाँ से गाड़ी नहीं, अगर कोई ऐसा करे तो फिर उसको वो गाड़ी बेचने में मसला होगा। उसको डॉक्यूमेंट्स सबसे मेन चीज़ है गाड़ी की। अगर आप 4 लाख की गाड़ी लेती हैं या 10 लाख की लेती हैं, 20 लाख की, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपको कभी कभी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ सस्ते में मिल जाती हैं क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होती हैं, और लोग ले भी लेते हैं, लेकिन फिर वो उस नज़र से लेते हैं कि उनको पता है कि वो आगे किसी और को ऐसे बेचेंगे जिसको शायद डॉक्यूमेंट्स की परवाह नहीं है, वो उनकी बायजी मिल जाते हैं, या फिर वो इसलिए लेते हैं क्योंकि फिर हम ये गाड़ी रख रहे हैं। आई हैव एन अंकल जिनके पास ये गाड़ी, पता नहीं पेपर्स कहाँ गुम हो गए, क्या आवाज़ गाड़ी के साथ लगी हुई है, तो खड़ी लगी बस, तो खड़ी हुई, तो वो जब तक बैठ नहीं जाएगी तो उनके पास रहेगी। हाँ, उनके पास रहेगी, वो डिस्पोज हो जाएगी, मगर उनके पास ही रहेगी, कागजात है। ये अगर एक ऑप्शन आपको दें, जैसे ऑक्शन में गाड़ियाँ मिल जाती हैं या ये ऐसी चीज़ें मिल जाती है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है कि पेपर्स ही नहीं है, इज दैट इलीगल टू ब्रिंग ऑन द रोड? नहीं, इलीगल नहीं है कोई। अगर कोई जैसे कोई कंपनी की गाड़ी है और वो अगर डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं तो बास कंपनियां हैं जो प्रोवाइड करती है। अच्छा। और उसके लिए 6 मंथ का प्रोसीजर है, 6 मंथ। आप ये सोच ले कि मुझे गाड़ी 5-6 लाख रुपए कम मिल रही है क्योंकि ये आगे बिक नहीं सकती, लेकिन फिर पूरी जिंदगी आपके पास गाड़ी होगी ना, सिर्फ आपका पैसा तो खत्म हो गया, पैसा उसी दिन खत्म हो गया। तो फिर आप यही सोचते हो कि अब मैं 6 लाख की 12 लाख वाली गाड़ी 7 लाख की मिल रही है, इससे बेहतर मैं 8 लाख वाली अच्छी गाड़ी ले लूँ। हाँ। जो आपके पास गाड़ी कैश के 5-6 लाख रुपए की मिली रही है तो आपने कहा बस 5-6 लाख रुपए दे, ये गाड़ी ली, अब 20-25 साल चलाते रहेंगे, इस पैसे का बेचेंगे। 20-25 साल चलती ही नहीं कोई गाड़ी ना कराची में। अब तो कराची के रोड ऐसे हो गए कि वो 3 साल के बाद अब डिस्पोज कर दें। अब तो गाड़ियाँ ऐसी हो गई है, बिल्कुल ये हाल है। 3 साल के बाद कॉलर भी है और प्राइसेस गाड़ी की महंगी हो गई है और चलती ज़्यादा है नहीं, हमारी एसीज की तरह आजकल सबका ये हाल है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग अनुषी, क्या हाल है फिरोजा? अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारी दुआओं के साथ आज
बहुत ठंडी ठंडी सी हवाओं में आपको बहुत सारा प्यार। आपको भी बहुत सारा प्यार। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसती रहें इसी तरह। बहुत शुक्रिया फिरोजा, हमारी तरफ से भी आपके लिए बहुत दुआएं हैं। मुझे बताओ कि गाड़ी चलाना जानती हैं? नहीं अनुषा, लेकिन मुझे बहुत शौक है गाड़ी ड्राइव करने का और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा क्वेश्चन भी यही है कि जैसे हमारा जो सक्खर शहर है वो उसके रोड कराची की तरह बड़े बड़े नहीं है, लेकिन बेहतर कंडीशन है जी। तो मुझे ये भी पूछना है कि जैसे अगर हम सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो उसके अंदर हमें क्या चीजें देखनी चाहिए, और अगर हम नई गाड़ी लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि बाज़ दफा वो चोरी की गाड़ी निकल आती है, हमें किस तरह से पता चलेगा कि वो चोरी की गाड़ी है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा टॉपिक है अनुषी, इससे हमें सबको बहुत मालूमात मिल रही है कि हम जब गाड़ी लेना चाहें तो हमें उसमें कितनी परेशानी होती है, वो सारी हल जो है वो आप बता रहे हैं हमें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फिरोजा। ये अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है, क्योंकि सर तो फिर विकी मोटर्स जाए या कि आपके शहर में कोई अच्छा मोटर कार कंपनी है तो उनके पास जाए। पता हो कि चोरी की गाड़ी कंपनी है तो चोरी की गाड़ी के लिए आप है ना CPLC कॉल करते हैं, सबसे मेन चीज़। ठीक है, तो आप सबसे पहले खरीदने से पहले आप है ना CPLC नंबर होता है उसको कॉल करते हैं। ये नंबर प्लेट है। हाँ, उनसे ये पता चल जाता है कि गाड़ी कभी चोरी हुई है या नहीं हुई है। अगर चोरी मिली हुई भी है गाड़ी तो अगर 10 लाख की गाड़ी है तो 1.5 लाख का फर्क आ जाता है, 1 लाख का फर्क आ जाता है। मिल भी गई वापस, मिल भी गई है तो आपकी गाड़ी अगर गलती से चोरी हो गई और दोबारा मिल गई एक दिन बाद, 1 घंटे बाद, तो भी आपकी गाड़ी की डिवैल्यूएशन हो जाती है। अच्छा, इंश्योरेंस कराना कितना ज्यादा जरूरी है, खास तौर पे एक ऐसे मुल्क में रहते हुए? ये बात कहने वाली थी कि इसका मतलब है इंश्योरेंस आप बड़ा रेकमेंड करते होंगे। रिकमेंड हम इसलिए से करते हैं कि मेंटेनेंस में काम नहीं आता है मगर थेफ्ट में काम आता है। इंश्योरेंस सिक्योरिटी पर्सन, बिल्कुल सही, थेफ्ट में काम आता है। मेंटेनेंस में कस्टमर को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और ये जो आपकी रेगुलर गाड़ियाँ होती हैं, सिविक्स, करोला, सिटीज, ये थोड़ा से ज़्यादा चोरी ये ज़्यादा एक मेहरान है जो ज़्यादा चोरी होने का चांस होता है छोटी गाड़ियों में, मेहरान, क्योंकि ये नए नंबर की होती है, इनके पार्ट्स कहीं भी चल खुल जाते हैं, खुल भी जाती है गाड़ी। सही। अच्छा, और इनका ये भी सवाल था कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखें खरीदते हुए? सबसे पहले होता है कि डॉक्यूमेंट्स चेक करें। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाइड हैं तो किसी भी ऐसे बंदे से जिसको पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में नॉलेज हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बारे में 25 साल से हम काम कर रहे हैं, अब भी थोड़ा बहुत हम डाउटफुल हो जाते हैं। हम इतना चेक करके लेते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी जानने वाले से गाड़ी लें या जानने वाले को बेचते हैं हम गाड़ी। ये बड़ी अहम है। हमने भी ऐसा किया था, हमारे मोहल्ले में हमारे नेबर्स अपनी गाड़ी बेच रहे थे, तो हम उनको इतने सालों से जानते तो उसकी मेंटेनेंस, उनका एक पूरा कि ऑनेस्ट है, ये वो सब पता था आपको। उसके बाद फिर ये होता है कि गाड़ी की बॉडी देखी जाती है कि या दिखाई जाती है, उसके बाद इंजन की तरफ जाते हैं लोग। इंजन की तरफ चले जाते हैं। इंजन तो 30,000 का है, बॉडी है 6 लाख की। अगर 7 लाख की गाड़ी है तो 2-3 लाख के कागजात हैं, 3 लाख की बॉडी है और 1 लाख का बाकी चीजें। बाज़ लोग जो है वो अपने मैकेनिक को भी जाके दिखाते हैं। मैकेनिक आधे दिन के लिए ले जाओ, मैं जरा सजाद साहब के पास ले जा रहा हूँ या अपने मैकेनिक के पास ले जा रहा हूँ, वो जायजा करेंगे। 90% मैकेनिक को कुछ नहीं पता होता है। अच्छा, हाँ, मैकेनिक के पास 90% लोग जाते हैं और 90% मैकेनिक को नहीं पता होता, क्योंकि इसका बॉडी के साथ ताल्लुक होता है। अगर बॉडी सही है तो गाड़ी सही रहेगी। इंजन तो आप बना लोगे 30,000 में, बॉडी नहीं बनती है अगर बॉडी हिट है। ये देखना होता है कि एक्सीडेंट गाड़ी ना हो। अगर एक्सीडेंट गाड़ी है तो गाड़ी की वैल्यू हाफ रह जाती है। एक्सीडेंट, और वो भी आपको कवर अप पेंट जॉब वगैरह कर देते हैं, अच्छी आंखों से ही पता चलता है कहाँ से ये अंदर से थोड़ी दबी हुई है, क्या सीन है इसका। सजाद साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमने भी कुछ पॉइंटर्स निकाले हैं। 10 कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारे पास जिस पर हम जायजा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ख्याल रखें तो शायद आपके हाथ में एक बेहतरीन डील जो है वो आ सकता है। क्या है ये डील, क्या है ये पॉइंटर्स, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज आयशा में काफ़ी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ी का जायज़ा करना चाहिए, उसको लेना चाहिए। हमेशा कहते हैं कि एक एक्सपर्ट को साथ ज़रूर रखें, या फैमिली में अगर कोई बड़ा हो जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गाड़ी ख़रीदने का या बेचने का, यूजुअली, या कोई लड़कों को शौक़ बड़ा होता है गाड़ी की इंजन वगैरह अच्छे से पहचानते हैं, तो या किसी एक को ज़रूर साथ रखा करें अगर आप खुद पहली दफ़ा गाड़ी लेने जा रही हैं या लेने जा रहे हैं तो। साथ ही साथ आ जाते हैं सर की तरफ और उनसे ये भी पूछते हैं कि अब के ज़माने में गाड़ी हमारे लिए एक नेसेसिटी है या लग्जरी है? अब नेसेसिटी हो गई। अब नेसेसिटी हो गई है। अब हो गई नेसेसिटी, क्योंकि एक फैमिली में तकरीबन 3 गाड़ियाँ होती है आजकल। हाँ, अच्छा, अब एक इंडिविजुअल के पास थोड़े से पैसे, मेरी अपनी गाड़ी है, मेरी अम्मा की अपनी गाड़ी है, मेरे अब्बा की अपनी गाड़ी है, हम घर में 3 बंदे और 3 गाड़ियाँ, ये कैसे? रोड्स नहीं है, रोड्स नहीं है। मैंने कोई रिसर्च किया था सर, कहते हैं 2020 तक
चौक हो जाएंगे। तो अभी एक ज़माने में हमारे घर से एयरपोर्ट जाने में 20 मिनट लगते थे, फिर 25वें 30वें अब घंटा लगता है। घंटा लगता है, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। लेकिन फिर वही बात चेक एंड बैलेंस नहीं है। नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये चल रहा है, चलता रहेगा। पाकिस्तान जब से पाकिस्तान में चलता रहेगा, हमारा भी काम चल रहा है। कोई ना कोई अंडरपास बन जाएगा। हाँ, कोई ना कोई बन जाएगा, कभी ना कभी बन जाएगा, बस इसमें खुश रहें। पाकिस्तान में उम्मीद तो दुनिया कायम है, रह जाएगी। पोल्यूशन भी तो बहुत क्रिएट होती है, बिल्कुल, ये भी तो ज़रूर देखा करें, क्योंकि बाहर के मुल्कों में जो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, वो तो स्मोक इमिशन, गाड़ी को शहर में, अब लंदन शहर में उन्होंने बंद किया हुआ है कि स्मोक इमिट ना हो वगैरह वगैरह, बहुत फ़र्क पड़ता है। न्यू सीट की तरफ चलते हैं। कौन सी 10 चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए गाड़ी लेने से पहले, और सजाद साहब हमें बताएंगे कि अनुषा आप सही हैं या आप गलत हैं। सबसे पहले तो रिसर्च कर लें, रिसर्च करें। देखिए ज़रा, अब हम ऑल्टो लेने जा रहे हैं, अब जेब में इतने पैसे हैं, लेकिन पहुंच गए, किसी ने कहा 10 लाख आपने दे दी। हाँ, वही देखें जो आप जिसको फुलफिल कर पाएं। कौन से कलर्स, ऑटोमेटिक, ये वो क्या कैसे मिलता है, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल? सीएनजी तो इस वक्त बिल्कुल फ्लॉप ना ले। क्यों? कब के, जबकि सीएनजी सस्ता नहीं, मतलब ये अगर पाकिस्तानी गाड़ी लेंगी तो उसमें सीएनजी लग सकती है, और जापानीज गाड़ी ऑटोमेटिक लेती है उसमें किसी में भी लेकिन आप खुद सीएनजी रेकमेंड नहीं करते? हाँ, सभी तकरीबन मना हो गया। अब तो पाकिस्तानी कंपनी ने भी जाती है, सेफ नहीं था। हाँ, सेफ भी नहीं और फिर अवेलेबल भी नहीं, नहीं अवेलेबल भी नहीं है। अच्छा, अवेलेबल भी नहीं है। रिसर्च करना चाहिए गाड़ी लेने से पहले। रिसर्च तो करनी चाहिए कि आप या तो किसी नॉलेजेबल आदमी से लें, या फिर आप भरोसा कर लें। दो चीज़ें हैं दुनिया में, या तो भरोसा कर लें या फिर आपको कोई, लेकिन थोड़ा सा आपको पता भी हो ना, थोड़ा सा रिसर्च कर लें, तो अगर आप मार्केट में क्या प्राइस है। हाँ, ये तो आप वैसे ही आपको है ना पता चल जाएगा मार्केट प्राइस का। 3-4 जगह तो आप वैसे जाएंगे जब आप गाड़ी देखने। 6 लाख का बजट लेके निकलते हो, आपको पता है कि मुझे यही गाड़ी मिल सकती है। अब उसमें मिल सकती है 2008 की आल्टो, अगर आपका 6 लाख का बजट है। 2008 की आल्टो मिल सकती है, कल्टस मिल सकती है 2006 की। 3 लाख रुपए में गाड़ी मिल सकती है? 3 लाख की मिल सकती है। क्या मिलेगी? वो एक पुराना खैबर, एक खैबर भी होती थी जो पुरानी मिला करती थी। 2000 मॉडल, 2001 मॉडल, 2003 मॉडल। गाड़ी पुरानी तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्या कहते हैं, 10 साल के अंदर अंदर ही हो। मसला ये कि मेंटेनेंस मार देती है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए अगले दिन कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम यही होती है। नेक्स्ट देखते हैं, शॉप अराउंड। ये तो मैं हमेशा कहते हैं कि जरा जाएं, 1-2 जगहें देखें गाड़ी, कौन कितने की दे रहा है गाड़ी, किसकी कौन ज़्यादा आपको ईमानदार लग रहा है, एक्सपीरियंस लग रहा है। सही बात। असल में आप सबसे पहले 4 जगह जाते हैं तो आपको ये पता चलता है मेरी चॉइस की गाड़ी है, ये मेरे कलर की गाड़ी है, जो आपको कलर चाहिए होता है। उसके बाद आप फिर चेक कराएंगे गाड़ी, या तो आपका जानने वाला है तो आप वो चेक नहीं कराएंगे, उसी के भरोसे पर ले लेंगे। अब हमारे पास जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो 25-30 साल पुराने हैं, तो वही सर्कल घूम रहा होता है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे अच्छा आता है, फिर हम अगले पॉइंट पे जाएंगे। वो ये आयशा कि अगर हमें गाड़ी मिल जाए जो बाहर से थोड़ी बहुत लगी हुई हो, लेकिन आपको पता है कि इसका इंजन सॉलिड है, इंटैक्ट है, तो आपके पास बेशक वो सस्ती मिल रही हो क्योंकि लगी हुई है, लेकिन लोग कहते हैं सर मैं इसको नया कर दूंगा, लेकिन वो आपको मिल जाएगी 4-5 लाख रुपए सस्ती। सही है, क्योंकि वो थोड़ी सी टूटी फूटी आप 1 लाख रुपए खर्च करेंगे तो वो तो ये फिर एक फायदे वाला नहीं। असल में अगर फायदा हो रहा होता तो आपको मिलेगी ना। फिर आप सब एक्सीडेंट की गाड़ियां ढूंढ रहे होते हैं ना। 6 लाख की गाड़ी होगी, 1 लाख का काम होगा तो आपको 1.25 लाख कम में मिल जाएगी। 1 लाख का काम करा के आपको 25,000 ही सेव करेंगे, यानी इतना ज्यादा फायदा नहीं होता है कोई लगी हुई गाड़ी से। ठीक है, अब आ जाते हैं, फिर उस पर आते हैं, बिल्कुल अगले पॉइंट पर आते हैं। हाँ, कुछ नेगोशिएट जरूर करें। हाँ, कि वो कहते हैं कि 7,70,000 आप कहेंगे सर, लेकिन मेरे पास तो 6-20 है। हाँ, और मैं स्टूडेंट हूँ, फलां जगह पे फलां शोरूम से तो मुझे इतने की मिल रही है। एक्चुअली ये भी कर सकते हैं, और ये तो इसी भी इसका सही है बस। नहीं, ये होना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम रखते भी प्राइस ऐसी हैं कि जैसे अगर फर्ज करें हम 730 मांग रहे हैं तो हमें पता है कस्टमर ने इसके 6.5 लगाने, उसके बाद हमें पता है कि ये 7 में ले जाएगा। 7 में मार्केट में गाड़ी नहीं है 7 लाख में, तो 7 लाख में डील बन जाती है। इस तरह होता है नेगोशिएशन। और कोई कस्टमर आते हैं हमारे पास जो बिल्कुल आके बात करते हैं ना, तो हम उसको फाइनल प्राइस बता देते हैं, हमें पता है ये ले जाएगा। अच्छा, मैं एक लड़के को जानती हूँ जो अपनी गाड़ियों को पसंद करता है और फिर 5-6 महीने ढूंढता निकल आते हैं। इस्लामाबाद से कहीं मिल जाती है उसको। एक ज़माने में मैं खुद मिनी कूपर ढूंढ रही थी, तो यहाँ पे कुछ 27-28 लाख कराते उसने निकाल ली 16-17 में कहीं से। होता है, आप अपनी रिसर्च करें, लगाएं। अगर आपने 1 साल लगा कर अगर आपने 3 लाख बचा लिए तो कोई फायदा नहीं किया। अगर आपकी नीड आ जाए और आपने अगर 8 महीने ढूंढी गाड़ी, शौकिया बेहतरीन चीज़ है। आपको सेकंड कार के तौर पर कोई गाड़ी आप बोल दें तो मैं भी ढूंढ के रखूंगा, 6 महीने में निकाल लेंगे। 6 महीने 8 महीने में गाड़ी आए तो ये ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, दोनों गाड़ियों को देखें। कभी कभी यूज कार्स, मल्टीनेशनल्स, अच्छी कंपनीज के, एक्सपर्ट्स की गाड़ियाँ, काउंसलेट की गाड़ियाँ अच्छी निकल आती हैं। हाँ बिल्कुल, काउंसलेट की गाड़ी मिल जाती है। काउंसलेट की गाड़ी में मसला प्रॉब्लम होता है कि उनके नंबर्स दूसरे होते हैं। अच्छा,
तो उसके लिए नंबर लेना पड़ता है। तो उसके अंदर 2-3 लाख, अगर डिपेंड करता है गाड़ी की वैल्यूएशन पर, उस पर ड्यूटी लगती है या मतलब वो पेपर नंबर लगता है। समटाइम्स यू गेट वेरी गुड यूज्ड कार्स। अगर कोई शौकीन आदमी है जिसने गाड़ी को अच्छा रखा हुआ है स्पिक एंड स्पैन, अगर आपकी 10 साल पुरानी मेहरान है और उस 10 साल पुरानी मेहरान की कीमत 3 लाख रुपए है या 3.5 लाख रुपए, तो अगर आपने अच्छी यूज़ की हुई है, उसको लिमिटेड रखा हुआ है, तो आपको 50-70,000 एक्सेस आ जाएंगे। और ये तब बड़ा काम आएगा जब आपके पास बजट वाकई लिमिटेड हो एंड यू वांट टू गेट समथिंग रियली नाइस, तो फिर आप यूज्ड कार्स में फाइंड समबडी। इसलिए वही बेचारे ने बात की कि जान पहचान के लोगों से आपको पता तो होता है कि गाड़ी अच्छी है, चली हुई है। जी, इंटरनेट का फायदा उठाएं आजकल भाई। इंटरनेट पे बड़ा आप रिसर्च कलर्स देख लें, अवेलेबल पूरे पाकिस्तान की गाड़ियां आपको पता चल जाती है कि आपकी पसंद की जो गाड़ी है जिसके अंदर ये टायर्स हैं और ये सीसी है, ये आपको क्वाटा में मिल जाएगी। सही है, इससे थोड़ी सी जिंदगी आसान हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हाँ, इंश्योरेंस नज़र ज़रूर डालें। इंश्योरेंस कराची के लिए थोड़ी सी है, मगर अब अल्लाह का शुक्र है कि इंश्योरेंस का रेशियो कम हो गया है और जिस तरह का माहौल अभी 2-3 साल से जो हालात हैं वो बेहतर है। अच्छा, मेरे अब्बू कहते थे वो लाल गाड़ियाँ कम चोरी होती हैं या फिर येलो गाड़ी कम चोरी होती है, ग्रीन गाड़ी ब्राइट ग्रीन होगी तो ये चोरी नहीं होगी। यूनिक कलर होता है ना, वो कम चोरी होता है क्योंकि वो उनको लेके निकलना प्रॉब्लम होता है जो चोर होते हैं उनके लिए। तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर अपनी गाड़ी के ऊपर अपना नाम लिख दें, वैसे एक और चीज भी, बड़ा नाम, या फिर अपने मियाँ को अगर कोई गाड़ी वाड़ी गिफ्ट करें, बीवी को कर रहे हैं, तो कोई ऐसा कलर दें कि वो कहीं भी सिटी में गुजरे और आप, लेकिन पता भी चल जाता है आप कहाँ हैं और किस वक्त हैं। मेरे दोस्त की गाड़ी थी इलेक्ट्रिक ब्लू, पूरी दुनिया में नजर आती थी। अभी यहाँ जा रहा है, 2 तलवार पे भी है। चलो ठीक है, चोरी नहीं कराने के लिए। हाँ, डोंट परचेज द एड ऑन। हाँ, वो जो है कि सर इसमें सनरूफ भी आपको मिल जाएगा और फिर इसके अंदर जो है इंपोर्टेड टायर्स भी लगा लेते हैं और ये स्टीयरिंग व्हील जो है हम थाईलैंड से लेकर आए थे। और ये जो स्टीरियो सिस्टम है ये जापान का बहुत ही नहीं, वो अब खत्म हो गया सिलसिला। अच्छा। अब जापान ने ऐसी गाड़ियाँ आपको दे दी है कि आपको हर चीज़ मिल जाती है। अब वो बच्चे जो है ना वो बोलते हैं 8 एयरबैग्स वाली गाड़ी है, 12 एयरबैग्स वाली गाड़ी है, जबकि यहाँ मतलब यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है एयरबैग्स का। सीट बेल्ट लगाते नहीं है और एयरबैग्स लेते हैं। मजे की बात ये है। अच्छा, ये बताएं, ये जो एड-ऑन्स की हम बात कर रहे हैं, सिंस आप तो बेच रहे हैं, आप तो कभी भी ये नहीं कहेंगे अगर वो ज़माना होता भी कि एड-ऑन्स आप ना लें, लेकिन आपको कस्टमर देख के समझ कैसे आता है कि अगर मैं इसको एड-ऑन्स बताऊंगा भी तो ये कन्विंस नहीं होगा? उसका ऐसा क्या बिहेवियर होता है जो उसको बचा लेता है? कंजूस आदमी कंजूस होता है ऐसा। नहीं, वो असल में हमें तो अपनी चीज़ें बतानी होती है। अच्छा, हम 2-1 चीज़ें ऐसी पॉइंट्स बता देते हैं कस्टमर को जिससे वो कन्विंस हो जाता है। हाँ, कि ये देखिए आप ये नहीं, ये ऐसी सैलून है। हम उसको बताते हैं पता नहीं ऐसी सैलून है क्या। अगर वो गाड़ी जेन्युइन इतनी चली हुई और हमारे पास यूनिक कार है तो हम उसको बेचना बहुत आसान। ओके, अच्छी गाड़ी है, ठीक है, बिल्कुल सही है। डोंट बाय द एक्सटेंडेड वारंटी, ये तो बाहर के लिए आई थिंक ज़्यादा मायने रखता है। हाँ, ये एक्सटेंडेड वारंटी के साथ है कि आप 5 साल की इसके लिए बाद भी आप पे काइंड ऑफ अप्लाई नहीं होता। हाँ, यू नेवर नो व्हेन यू वांट टू चेंज द कार। 6 महीने की वारंटी है सिर्फ, अगर ब्रांड न्यू गाड़ी लेते तो। अच्छा, और रिकंडीशन गाड़ी की तो वारंटी नहीं कोई। पाकिस्तानी असेंबल्ड गाड़ियाँ आप कहते हैं ले लें, लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, मगर क्वालिटी में तो बहुत फर्क है। क्वालिटी में बहुत फर्क है। अब जैसे देखें ना, पाकिस्तानी वैगनार जो है वो मैनुअल आ रही है और मैनुअल है 11 लाख की, और जापानीज गाड़ी जो है 22 लाख की ब्रांड न्यू है। वो अगर हमें ये 2014 क्वालिटी के लिए हमने क्या कर 2014 जो मिलती है हमें अनरजिस्टर्ड गाड़ी वैगनार, तो वो हमें मिलती है 11-12 लाख, 12.5 लाख, मगर आपको फैसिलिटीज़ बहुत, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब ड्राइव ही अलग होती है, कभी ड्राइव ही अलग होती है। ये थाई और ये जापानीज गाड़ियों की। हमेशा गाड़ी को टेस्ट ड्राइव जरूर करें। बिल्कुल सही है। यू नो हाउ यू फील इन द कार, कितना कंफर्टेबल है आपके लिए, चाहे यूज्ड हो चाहे नहीं ले रहे हो, कोई भी गाड़ी ले रहे हो तो आप टेस्ट ड्राइव करेंगे कि आप कंफर्टेबल होते नहीं होते। हाँ, आपका राइट। मुझे ये हमेशा डर लगता है, मैं अपने अब्बा से टेस्ट ड्राइव कराती हूँ क्योंकि मुझे 2-3 दफ़ा ने कहा ड्राइव कर रहे हैं, हमने लगभग गई उसी टेस्ट ड्राइव में ना लग जाए। आखिरी पॉइंट, बाय अ कार दैट यू कैन ये भी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बहुत महंगी सी गाड़ी लें, वही बात होगी कि अगर आप उसको मेंटेन ना कर पाएं, यू हैव अ स्पेसिफिक इनकम और आपको पता है कि अब जो मेरी इनकम आएगी वो तो सारी गाड़ी में लग जाएगी। तो आप वो गाड़ी लें कराची के लिहाज से, अगर आपकी सैलरी के हिसाब से आप गाड़ी लें कि आप मेंटेन कर सकें उसको। और हमेशा ये देखें, जबकि हमारे यहाँ तो दुनिया भर में गाड़ी एक सोशल स्टेटस का भी सिंबल है कि मर्सिडीज चला रहा है, ये वीगो से उतर रहा है, ये ऑल्टो में घूम रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचे कि कन्वीनियंस किस चीज़ के लिए, बिकॉज कार वो सुकून में भी रहे, सुकून में भी रहे। बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट जी, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और आज क्या कुछ नहीं सीख लिया आशा, इसके बाद उम्र में तो आंखें बंद करके गाड़ी खरीद सकते हैं। एक और गेस्ट भी है जो मैं ज्वाइन करने वाले हैं, वो गेस्ट कौन है विल टेल यू आफ्टर दिस ब्रेक।
हमेशा में यही सिखाया जाता है कि जब आप गाड़ी लें तो उसकी मेंटेनेंस भी उतनी ज़रूरी होती है, तो उसकी मेंटेनेंस को लाइटली ना लिया करें। और हमेशा एक इंसान आपके पास ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप आंखें बंद करके अपनी गाड़ी छोड़ सकते हैं और आपको पता है कि ऑयलिंग, फिल्टर, पेंटिंग, 2-4 काम, ब्रेक में नहीं सही चल रहा, वो स्किप करिए, वो मिस करिए, जो भी हो वायरिंग का काम, आपको पता है कि ईमानदारी से ठीक तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। और मैं हमेशा अपने अब्बू को कहती हूँ कि अगर हम किसी वर्कशॉप में गाड़ी भेज देते हैं, एक चीज़ सही होती है, दूसरी चीज़ ख़राब होकर वापस आ जाती है कि वो वापस वहाँ जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम वापस वहाँ नहीं भेजते हैं, तो फिर उनको बिजनेस ऑफिस नहीं मिलता है। थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए वर्कशॉप है इनका। एजाज साहब हमारे पास यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना ज़रूरी है कि सबके घर में एक एजाज भाई हों जिन पर आप भरोसा कर सकें, क्योंकि गाड़ी फिर उनके हाथ में जाती है और गाड़ी फिर हमारी गाड़ी है, बड़े पैसे खर्च करने इसमें, तो अच्छे हाथों में हो इवन आफ्टर परचेस। जी बिल्कुल आपकी बात बजा है, लेकिन उसका इसके लिए प्रोसीजर ये होता है कि सिस्टम वाइज चलना पड़ता है। हाँ। आँख बंद करके यार आप इस दौर में किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, गाड़ी के हवाले से ख़ास तौर से। हाँ। इसकी परफेक्ट टाइमिंग हर चीज़ आपने खुद देखनी है, ऑयल कब चेंज होना है, कौन सी चीज़ कब चेंज होनी है, ये पर्सनली आपको खुद देखना है। बेसिकली आपको सुबह रेडिएटर खोलना है, ऑयल चेक करना है, चलाने का, लेकिन आगे पता चलता है कि गाड़ियों में सारा दिन पानी ही नहीं है। अच्छा, कौन सी ऐसी चंद चीजें हैं जो आप कहेंगे चाहे वो यूज गाड़ी हो चाहे वो नई गाड़ी हो, वो करनी ही करनी है ताकि आपकी गाड़ी मेंटेन रहे? देखिए इसमें परफेक्ट होती है कि भाई आप इन टाइम सर्विस कराएं उसे। छोटा सा भी कोई काम आपको नज़र आ रहा है तो उसको देखें, ऑयल की परफेक्ट ऑयल किस वक्त टाइम चेंज हुआ है, आपने कितने 3000 रुपये कराया, 4000 रुपये एक ड्यू टाइम रखा हुआ आपने। नॉर्मली नई गाड़ी है तो 4000 4,500 रुपये ऑयल चेंज होना चाहिए। थोड़ा पुरानी है तो 3-3.5 पे भी कर लें तो बेहतर है, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ हुई होती है। ठीक है। नई गाड़ी का नॉर्मल टाइम 4000 4,500 किलोमीटर भी चल जाए तो कोई इशू नहीं है। एजाज साहब, तो आपके ऐसे बड़े क्लाइंट्स होंगे जो गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको साथ ले जाते होंगे? जी अल्लाह का शुक्र है कि फौरन जरा चेक तो करें अंदर। जी मैं जाता हूं। आप बॉनेट खोलते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, क्या चेक करते हैं? क्या चेक करते हैं? देखिए सबसे पहले तो बॉडी मेन चीज़ होती है जो देखी जाती है। बॉडी देखी जाती है। आपने इंजन वाइज अगर कमज़ोर भी है आपकी गाड़ी तो कोई इशू नहीं आता, बॉडी वाइज परफेक्ट होनी चाहिए, चेसिस है परफेक्ट, इसकी ये परफेक्शन देखनी पड़ती है। इंजन तो ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली बन जाते हैं, सही चेंज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन चेसिस वाइज क्योंकि बॉडी मेन चीज़ होती है, जब आप उसको बेचने जाएंगे या कुछ करने जाएंगे तो वो पैसे आपके रिकवर रहते हैं। बिल्कुल सही है। सजाद साहब मुझे बताएं कि आप दोनों ने कहा कि बॉडी उसकी सॉलिड होनी चाहिए और अच्छे कंडीशन में होनी चाहिए, तो यू नो एक ज़माने में बॉडीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी। हाँ होती थी, अब नहीं होती। नहीं मगर बॉडी स्ट्रॉन्ग से अगर 10 साल पुरानी गाड़ी है तो 90% चांस है कि बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी नहीं। हाँ मतलब ये गाड़ी अगर आप ले लें और अच्छे से इस्तेमाल करें तो गाड़ी कितने साल चल जाएगी? 10 साल। कराची में अगर डिफेंस का एरिया नहीं है तो 10 साल, तारिक रोड के एरिया में 10 साल चल जाती है। डिफेंस में 3 से 4 साल में आपको गाड़ी रिप्लेस करनी चाहिए, वरना वहाँ चलती ही नहीं है। क्यों? वहाँ पूरा रस्ट आ जाता है रस्ट की वजह से। और वो 3 साल के बाद अगर रस्ट आ जाता है तो आपको कम से कम चेंज कर देनी चाहिए, वो गाड़ी किसी और के पास चली जाएगी। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि अंदर पार्क कर लें, उसका कपड़ा हमेशा रखें, उसको हफ्ते में 2 दिन अच्छे से जाके धुलाई कराएं, सफाई कराएं, उसकी सर्विसिंग का ख्याल रखें। इन चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों का कितना फ़र्क पड़ता है? आप खुद देखें ना, इंसान खुद अपनी सफाई अगर रखेगा तो परफेक्ट ही रहता है ना। वो ऐसे ही गाड़ी है, ऐसे ही उसकी हर चीज़। ठीक है जी, मोई से कॉल आ गई, कराची से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मनीषा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं आप सर? मैं ज़बरदस्त। मेरे आपसे जैसे एक सवाल था, आप लोग वैसे भी काफ़ी अच्छे टॉपिक रखते हैं और ये टॉपिक मेरे लिए काफ़ी रेलेवेंट है, बिकॉज मैं भी रिसेंटली कार ही परचेज करना चाह रहा हूँ सेकंड हैंड, बट मुझे प्रॉब्लम आ रही है जो मुझे डिस्कस करनी है। बिल्कुल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि गाड़ी जब हम लेने जाते हैं सेकंड हैंड कभी भी, तो उसमें हमें पता नहीं होता कि गाड़ी की मतलब बाहर से बॉडी सही रखती है, बट अंदर उसके जो पार्ट्स होते हैं इंजन, वो या तो उन्होंने जेन्युइन नहीं डाले हुए होते, डुप्लीकेट्स होते हैं, बताते नहीं, तो उसकी चेकिंग कैसे की जाए? एंड देन अगेन अगर हम मैकेनिक वगैरह किसी को बुलवाते हैं, हाउ कैन वी नो फॉर आवरसेल्फ कि हम जो गाड़ी परचेज कर रहे हैं वो जेन्युइन है, सही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, पेपर वर्क का। थैंक यू। पेपर वर्क के बारे में मैंने थोड़ी सी बात की थी कि वो 80% उतना काम कर ले, 20% अल्लाह पर छोड़ दे के ईमानदार। और पार्ट्स का भी मैंने पूछा कि पार्ट्स जो गाड़ी में लगे हुए हैं वो अगर आप मैकेनिक चेक करें या कोई भी चेक करें कि वो रियल है या नहीं? नहीं चेक कर सकता कोई। अंदर कैसे चेक करेगा? अंदर कैसे पॉसिबल नहीं, आप बोर्ड देखें कैसे चेक होगा? नहीं, सिर्फ इंजन की साउंड से पता चल जाता है इंजन कितना चल सकता है, ये इसकी लाइफ मजीद कितनी, इसकी लाइफ कितनी है, बस ये यानी इसमें फिर तो धोखे के बहुत चांसेस हैं अनुषे यूज कार लेने में। वो तो असल में अब 90% पार्ट चाइना के आ गए, इसमें कोई
समझौता नहीं है, इंजन के पार्ट्स भी जेन्युइन सामान मिलता नहीं है। अब लोगों में कॉन्सेप्ट आ गया है कि इंजन ख़राब है तो इंजन शेरशाह से लेके डाल देते हैं, मगर उनको ये नहीं पता बेचारों को कि उसकी वजह से अगर 10 लाख की गाड़ी है तो 8 लाख की बिकेगी। इंजन चेंज करने की वजह से रीसेल वैल्यू में प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, ये भी सही है। तो इंजन चेंज वाली गाड़ी भी लेते हुए सोचें। अच्छा, कहते हैं कि इस्लामाबाद लाहौर में गाड़ियाँ थोड़ी सी ज़्यादा महंगी मिलती हैं क्योंकि एक कराची में जंग होता है, हमारी सड़कें ज़्यादा बुरी हैं, तो ऐसा सही है कि आप? नहीं, ऐसा कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं है, पर बराबर ही है तकरीबन। वहाँ की और यहाँ की रजिस्ट्रेशन का फ़र्क आता है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं आता। वहाँ की रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो वैल्यू वहाँ होगी वहाँ पे। जी हाँ। और सर मुझे इसका तो पता नहीं, इल्म है नहीं इतना, लेकिन इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी कराची में चला सकते हैं खरीद के? हाँ चला। जी बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन बदलना होता नहीं, बदलने नहीं होता है, पहले बदल जाती थी। अब नहीं बदलती, मगर ये कि आपको चेक करानी पड़ेगी इस्लामाबाद से ही गाड़ी, और ट्रांसफर भी वहीं होगी आपके नाम। रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। व्हाट इज़ द प्रॉपर वे टू डू इट? हम अपनी तरफ से क्या काम कर सकते हैं कि वो हमारी गाड़ी जो है एक तो लीगल तरीके से हमारे पास रहे, और हम तो अपने हिस्से का काम सही कर लें। पता नहीं आगे पेपर से हमें सही मिली है नहीं ब्रेक के बाद। रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ी सी बातें कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन पे किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, एंड वाज द करेक्ट वे टू रजिस्टर योर कार। और कहते हैं कि अपने नाम पे भी ट्रांसफ़र कर दिया करें, वो भी अच्छा रहता है। फर्स्ट हम तो बेचते हैं तो आमतौर पर ये कस्टमर को कन्विंस करते हैं कि आप अपने नाम पर करा लें। तो एक्स्ट्रा खर्चा भी तो हो जाता है। एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, पुरानी गाड़ियों पर तो कम खर्चा आता है, मगर ये कि जो नई गाड़ियाँ उन पर आजकल वो लग रहा है, टैक्सेस लग रहे हैं, तो उसकी वजह से ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। लोग इस पर भी बात आ जाती है क्योंकि माशाल्लाह से आई एम अ टैक्स पेइंग सिटीजन। बहुत अरसे से मैं अपने टैक्स फाइल करते हुए आ रही हूँ, तो मेरी गाड़ी जो है मुझे बहुत सस्ते में मिली है। तो ये 2-3 फैसिलिटीज़ हैं टैक्स पेयर्स के लिए भी कि अगर आपको अच्छी गाड़ी चाहिए तो आप अगर अपने टैक्सेस फाइल करते हैं लीगली, एक मुल्क के सिटीजन हैं आप, तो फिर आप यू नो को अच्छे रेट्स ही मिल जाती हैं। तो ये तमाम 2-3-4 चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। सर कितनी पुरानी गाड़ी लेनी चाहिए? सर ने कहा कि 10 साल के अंदर अंदर ही हो, मेरे ख्याल से तो बेहतर है। इससे ज़्यादा पुरानी गाड़ी, इससे ज़्यादा वो फिर मसला ही रहता है बंदे। गाड़ी तो परचेज़ कर लेता है, लेकिन रोज़ाना मैकेनिक के पास, रोज़ाना मैकेनिक। अच्छा सर, आप कौन सी गाड़ी ऐसे देखते हैं कि बस सबसे ज़्यादा ये आती है मैकेनिक के पास, ये तो हर वक्त ख़राब होती है? ये अच्छा सवाल है। हाँ, एक आइडिया है। किसी का बिजनेस खराब करने जा रहे हैं? नहीं, वो बात नहीं है। इससे होता ही है कि वो किसी भी गाड़ी पे आप चली जाएं, इंजन का कोई भी वो नहीं होता कि आपने जापानी गाड़ी ली उसमें काम नहीं निकलेगा, या ऑल्टो ली उसमें काम नहीं लगेगा, या लोकल गाड़ी है उसमें काम नहीं, काम सब में निकलता है, लेकिन एक पीरियड से निकलता है। और कुछ मशीन्स होती हैं जो आई थिंक यू नो अगेन आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करें। असल में सारा इशू यही है। एक गाड़ी है घर में 6 लोग चलाते हैं, तो कहते हैं वो उससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क। 1 ओनर कार, सेकंड ओनर 100%। हाँ, एक आदमी एक हाथ में गाड़ी चलाएगा, वो इंशाल्लाह उसको सब पता होगा। एक और चीज़ ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमेशा गाड़ी को अच्छे से इस्तेमाल करना। सारे अपने घर के यूटेंसिल्स, हमने फ्रिज के बारे में भी ये बात की थी, जो हम धड़ करके दरवाज़ा बंद करते हैं, बॉनेट खोलते हैं धड़ करके बंद करते हैं। मैं एयरपोर्ट पे और ये बड़े बड़े होटल में जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, मैं उनको हमेशा कहती हूँ भाई पैसे दिए, इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें दरवाज़ा आराम से बंद करें, यू नो उसको ऑयल चेंज का ख्याल रखें, उसकी शीशे वगैरह साफ रखें। अच्छा, ये बताएं गाड़ियों में सस्ती गाड़ियों में ऐसी कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जिनके पार्ट्स आपको सबसे ज़्यादा सस्ते मिलते हैं? मेहरान है, सुजुकी ऑल्टो है, लोकल जो गाड़ी है, ये डाटसन हो गई पुरानी, इनके सामान अवेलेबल बहुत सस्ते हैं। सही है। सुजुकी हाई रूफ हो गई। एक न्यूज़ है हमारे पास, टॉप 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हेन बाइंग अ कार। कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिनका हम गलतियाँ करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए गाड़ी खरीदने से पहले? सबसे पहले तो मंथली पेमेंट ना करें। महीने के कहते हैं लाख रुपए में 16 महीने तक देता रहा। जो इंस्टॉलमेंट होती हैं कोशिश करना चाहिए, जो आपका बजट है उसमें गाड़ी ले लें, कोशिश करें। क्योंकि कर्जा है तो फिर वो चीज़ हाथ में भी आ जाती है, फिर दिल जल रहा होता है। एक तो पेट्रोल के अलग हम पैसे दें, मंथली इंस्टॉलमेंट्स अलग दें। गाड़ी चेंज नहीं कर सकते जब तक आपने वो इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं किया, वो बाउंड रहेंगे। क्या कहते हैं सर? सही है साहब? जी बिल्कुल। तो फिर लोन कमी हो और मंथली इंस्टॉलमेंट ये चीज़ें अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक है। आगे आते हैं, बाइंग न्यू वर्सेस यूज्ड। अच्छा, ये कह रहे हैं ये भी कोशिश करें कि अगर 5 लाख रुपए तो 6 लाख रुपए तो 6 लाख की छोटी गाड़ी हो नहीं हो बनिस्बत इसकी के 6 लाख रुपए में पुरानी मर्सिडीज ले कि मर्सिडीज चला रहे हो, नहीं हो बेशक चलने के लायक नहीं हो। जी हाँ, छोटी हो,
चोटियों नहीं हो, कम से कम इस काबिल है कि रोड पे आप लेके चल सकते रोड पे लेके चलो, बड़ी गाड़ियाँ और पुरानी गाड़ियाँ तकलीफ बहुत देती हैं। दिस इज फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, चूजिंग द रॉन्ग व्हीकल। हाँ, मैंने ऐसा किया था अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, वो 2 डोर थी और वो बड़ी छोटी थी, उसमें तीसरा बंदा बैठ नहीं सकता था। शौक में आके उसके बाद वही था कि वो संडे के संडे निकलती थी। और फिर घर में वो सिर्फ की इस्तेमाल हो रही थी आवा जाने के लिए। तब्बू ने कहा क्यों ली तुमने अपनी गाड़ी? फिर सोच समझ, यानी अगर कोई शौक में आपको गाड़ी पसंद भी है तो पहले आप देखिए कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपको कितने लोगों को लेके बाहर निकलना होता है घूमने बाहर। वेस्ट में मैंने देखा है कि मेरे फैमिली वगैरह वो अपने वैन्स बड़ी इस्तेमाल करते हैं, कॉम्बीज। हमारे यहाँ तो एक वो बेचारी डब्बा आती है जो स्कूल वैन है, उससे तो उसको देख के बहुत डर लगता है कि वो कभी, लेकिन हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है। नाइस वैन्स या जैसे कॉम्बीज हो। हाँ, जो बड़ी गाड़ियों का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि रोड्स ऐसे नहीं है। ये जैसे लाहौर वाले लोग, तो फिर लैंड क्रूजर 6 करोड़ रुपए की गाड़ी है। लाहौर वाले लोग ये लगते हैं गाड़ियाँ क्योंकि वो बाय रोड जाते हैं इस्लामाबाद, तो उनके लिए बेस्ट है कि बड़ी फैमिली जा रही है। अच्छे अभी हम लाहौर मिनी वैन टाइप होती है, वो बाहर बड़ी पॉपुलर होती है। कुत्ता भी पीछे होता है, सब साथ होते हैं। ठीक है जी, तो चूज द राइट कार। नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अदर कॉस्ट्स। हाँ, अच्छा, हम गाड़ी तो ले ली शौक में। मैंने भी ये किया था बड़े शौक में, मुझे वीगो चाहिए। अब मैं पेट्रोल भरती हूँ हर हफ्ते उसमें और मुझे पता है कि मेरे दिल पे क्या गुजरती है। गाड़ी तो ले ली मैंने, लेकिन उसके जो छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो भी बड़े हो जाते हैं। अगर ये आपके जब भी आप कोई गाड़ी लेने निकले तो आपके अपने जॉब से रिलेटेड होती है कि अगर आपकी सैलरी 2 लाख से तो फिर आप लें 15 लाख वाली गाड़ी। अगर आपकी जॉब सैलरी 50,000 है तो फिर आप लें 4-5 लाख वाली गाड़ी। ये वही बात है कि वो क्या आप मेंटेन कर सकते नहीं कर सकते। तो सर ये चीज़ आप बताते हैं? जी बिल्कुल बताते हैं। बिल्कुल बताते कि आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, देखिए आप ये ले तो रहे हैं लेकिन ये आपके लिए अफोर्डेबल है, इसमें ये चीज़ ऐसी है जो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं पार्ट्स वाइज। जितनी बड़ी गाड़ी उतनी मेंटेनेंस महंगी है इसकी। बेचारे हमारे वो तो छोटी गाड़ी थी, वेट्स किसी के, उनकी विंग मिरर तीसरी दफा जब चोरी हुई तो उन्होंने ऑल्टो के लगाए हुए हैं। क्या कर रहे हो? चला रहे हो ऑल्टो की विंग मिरर से बहुत चोरी हो रही है। तो सबको चोरी हो जाती है। हाँ, सब गाड़ियों वेट्स के एक्वा चोरी होती है और कुछ की तो लटक भी रही होती है और सोचते हैं टूट गई नहीं, ये चोरी की अटेम्प्ट होती है, फिर वो फंस जाता है। अच्छा, 50% हम डाउन पेमेंट करेंगे, बाकी हम अभी आपको दे देंगे 6 महीने में। ये तो आप बड़ा सुनते होंगे, फिर आपने कॉलों का सिलसिला जारी होता होगा। हम आम तौर पर ये चीज़ें करते ही नहीं है डाउन पेमेंट पर गाड़ी दे देंगे। अगर कोई रिलेटिव है तो कर देते हैं ये चीज़ें मोहब्बत में। हाँ, वो भी ये है कि अगर जैसे 10 लाख है वो उसने 6 लाख दे दिए तो 1-1 लाख की पेमेंट कर देना। वो वैसे ही $0 है। अगर रिकंडीशन गाड़ी अगर आप लेते हैं मार्केट से कहीं से भी तो आपको 50% डाउन पेमेंट बैंक को करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है पुटिंग डॉलर्स डाउन, यानी कि 0 डाउन पेमेंट। ये भी ना किया करें, ये तो फिर बहुत डेंजरस ही है ना। बेसिकली तो कस्टमर पर भी भरोसा नहीं है। आप कैसे हो सकता है, ना बैंक करता है ना बंदा करता है, कोई नहीं करता। डाउन पेमेंट थोड़ी बहुत बैंक भी 0% में होती है। 0% पे तो कोई दे ही नहीं सकता। कोई दे ही नहीं सकता क्योंकि रिकंडीशन गाड़ी की डिवैल्यूएशन भी बहुत होती है। हाँ, 0 मीटर गाड़ी की इतनी डिवैल्यूएशन नहीं होती जितनी रिकंडीशन। अब रिकंडीशन गाड़ी आप कोई लेती है 12 लाख की तो 10 लाख की बिकेगी 1 महीने बाद। अच्छा, ये भी एक चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं थोड़ी सी कि अगर आपको गाड़ी अच्छी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी चाहिए, तो अगर घर में 2 भाई हैं या माँ बाप हैं तो वो मिल के भी एक गाड़ी, ये अच्छा है कि यू कैन पुट 30% ऐसा करके एक गाड़ी तो ऐसे करके गाड़ी ले सकते हैं। ऐसा होता भी है। ऐसा होता है। इसमें लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। इसमें भी प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे कि एक ही गाड़ी अगर सारे फैमिली मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर फ़ायदे की बात है या नुकसान की बात है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आमिर साहब हमारे पास कॉल पे हैं, जल्दी से कॉल लेते हैं और फिर एजाज साहब से भी पूछते हैं कि टायर्स का क्या सीन होता है, उनको कितना अरसे के बाद जो है वो चेंज करना चाहिए। आमिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? जी बिल्कुल खैरियत से। जी आमिर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप खुद एक बैंकर हैं, डू यू थिंक हमें इंस्टॉलमेंट पे आपके बैंक से गाड़ी लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, बैंक तो बैठे हुए इसलिए कि वो फाइनेंसिंग पे गाड़ी दे सकें। कंज्यूमर फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट बेसिकली हर बैंक में होता है जो कि इसमें डील करता है और उसकी जो पब्लिक डीलिंग होती है दैट इज थ्रू ब्रांचेस। अगर आप लोग कमर्शियल बैंक के थ्रू गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कमर्शियल बैंक की ब्रांच में
एज अ वॉक इन कस्टमर जाएं और उनके मैनेजर से बात करें या उनकी कोई डेडिकेटेड डेस्क होगी जो कि ऑटो फाइनेंसिंग को डील कर रही होगी। उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। यू हैव टू बी अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, यू हैव टू बी एन एम्प्लॉई ऑफ अ मल्टीनेशनल, यू हैव टू मेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम, आपकी क्रेडिट कार्ड की वो जो एक हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें आप जायज़ा करते हैं, राइट? बेसिकली यस, बिल्कुल यू राइट। लेकिन उसमें ये होता है कि चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी तो नहीं है सारी की सारी, तो इफ यू आर अ सैलरीड क्लास पर्सन, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी सैलरी स्लिप है, आपका बिजनेस के आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो फिर तो वेरी गुड, फिर तो आपको बैंक बगैर किसी प्रॉब्लम के कार फाइनेंसिंग अप्रूव कर देगा। और कोई लोग जो है वो फाइनेंस 20 साल के लिए भी कराते हैं, जो हम हमेशा समझते हैं कि इसका क्या फायदा है, 20 years फाइनेंसिंग फॉर अ कार और लाइक 15 years, you know, तो 20 साल के लिए इफ यू टॉकिंग अबाउट हाउस बिल्डिंग फाइनेंस, तो उसमें तो 20 साल का लोन होता है। 26 साल घर के लिए, गाड़ी के लिए नहीं होती, गाड़ी के लिए मैक्सिमम कितने साल? गाड़ी के लिए जनरली 5 साल होता है जो नॉर्म है, कुछ केसेस में 3 साल भी होता है। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम गाड़ी के लिए क्या होता है, कितने साल का? मिनिमम 3 होता है, मैक्सिमम 7 होता है। ठीक है, जबरदस्त। तो बेसिकली आपको उसमें कोई ना कोई अपनी प्रूफ ऑफ इनकम जरूर देनी पड़ेगी अगर आपने जाना है बैंक के पास। अगर आप सैलरीड क्लास नहीं भी, आप अपना कोई बिजनेस करते हैं और वो डॉक्यूमेंटेड बिजनेस नहीं है, इफ यू डोंट फाइल रिटर्न्स, इट्स ऑल राइट, आप उनको बैंक स्टेटमेंट दें और उनको कोई प्रूफ दें कि आपके पास इनकम है। तो जो बैंक है वो बेसिकली एसेस करेगा आपको आपकी इनकम पे कि आपका जो टोटल डेट बर्डन बनेगा वो आपकी इनकम के 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बीच में आप गाड़ी बेचना चाहते हैं तो? गाड़ी तो आप ब्रांड न्यू खरीदेंगे जो कि कंपनी से बुक होगी। जब बैंक आपकी फाइनेंसिंग अप्रूव कर देगा वो आपने खुद पसंद करनी है, बैंक को बताना है कि मैंने ये खरीदनी। इफ यू वांट टू सेल द कार 2-3 साल 2.5 साल के अंदर, हाँ जी, अगर आपने कार बेचनी है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको ट्रांसफर कर दें, जो सेलर है अगर वो विलिंग है बैंक का लोन लेने के लिए, वो जाहिर है फिर उसकी रीअसेसमेंट होगी, या फिर आप उसको गाड़ी को मार्केट में बेच के लोन सेटल कर दें। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। ये कुछ चीज़ें थी, जबकि हमने पहले भी आपको कहा था कि डाउन पेमेंट करके अगर ये कहानी ख़त्म कर सकते हैं तो बिल्कुल कर दें, लेकिन हैविंग सेड दैट दुनिया भर में लोग फाइनेंसिंग करते हैं, कार्स लोन पे लेते हैं और बैंक्स जो है आपको फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो इसका भी आप ठीक ठाक करके अपनी समझ के मुताबिक जायज़ा कीजिए, बिकॉज सम सिचुएशंस में आपके लिए बिल्कुल काम करता है, सम सिचुएशंस में आप बैंक लोन नहीं दे पाते, सालों तक आपके सर पे एक चीज़ लगी रहती है एंड फिर उसके ऊपर से भी लग के लुक के पता नहीं क्या क्या चीज़ आना शुरू हो जाती है। अच्छा सर, इसको आप थोड़ा कैटेगराइज करते हैं, 10 लाख हैं आपके पास, 15 लाख हैं या 20 लाख हैं, इसके अकॉर्डिंगली कौन सी नई गाड़ियाँ ले सकते हैं? 10 लाख में 5 से शुरू करते हैं ना, 5 में मेरा ले लेंगे, 5 में मेरा आएगी नहीं, 5 में नहीं आएगी, 5 में 10 लाख में 11 लाख की तकरीबन वैगनार है पाकिस्तानी। वैगनार क्या कहते हैं जाज भाई? जी जी, वैगनार इज गुड, जबरदस्त, ठीक है। बस ये है कि अगर जिसको मैनुअल नहीं चाहिए तो फिर वो रिकंडीशन गाड़ी की तरफ जाता है, मोको है, मतलब 25 जापान असेंबल की तरफ चला जाता है, जिसको ऑटोमेटिक चाहिए ऑटो चाहिए की तरफ जाएगा 10-12 लाख में। ठीक है, अब 15 लाख अगर आपका बजट, अब ज़्यादातर लोग जो सड़क पे आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक ही ढूंढ रहे हैं, ऑटोमेटिक ही ढूंढ रहे ट्रैफिक हैं। इशू अब बहुत है। 15 लाख में पाकिस्तान में कोई 0 मीटर गाड़ी नहीं है स्विफ्ट के अलावा, 13-14 लाख की है। अच्छा, दैट्स द चीपेस्ट 0 मीटर का। हाँ, 0 मीटर का वो स्विफ्ट है 1300 सीसी, तो वो 13, 14, 15 के दरमियान है, ऑटोमेटिक 15 की है। और फिर अगर आप 20 के बजट में जाते हैं तो टोयोटा करोला है, सिटी है ऑटोमेटिक, ठीक है, 2 चॉइस वो है आपके पास। ठीक है, और ये पॉपुलर है, इनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी है, हमारे जो वर्कशॉप्स हैं इनको बड़े आसानी से सही भी कर सकते हैं क्योंकि एक पता है हमें कि ये बिकते रहती हैं, रिलायबल है, एक नाम है। अलग अलग नामों पे मत जाएं, जो गाड़ियाँ आपको पता है कि इनकी एक रीसेल वैल्यू है, एक मार्केट है पाकिस्तान में, बेस्ट उन्हीं के साथ ज़्यादा डील किया करें, और बेशक वो पाकिस्तानी असेंबल्ड हो, जो आपने कहा गाड़ी चाहिए भाई, गाड़ी चाहिए, इससे कन्वीनियंस। एक बार फिर कितने अरसे में टायर वायर बदल दिया करें? 40 से 50 के दरमियान टायर को चेंज कर देना और चाहिए। मीटर मतलब क्या कहते हैं कि वो 90,000 चली हुई है, 1 लाख चली हुई है, तो कब वक्त आता है कि बस अब 1 लाख हो गए, इसको किसी और के हाथ सौंप दें? नहीं, ऐसा नहीं है, गाड़ी अगर सही चली हुई है तो कोई इशू नहीं, That's true. That's true. कोई इशू नहीं आता उसमें। बेसिकली सही चली हुई चाहिए, इंजन की कंडीशन सही है तो आप 1.5 लाख भी चलाएं, कोई मसला नहीं गाड़ी। ठीक है जी, सजाद साहब, एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आयशा, थैंक यू फॉर बीइंग अ ग्रेट को होस्ट, बड़े अच्छे सवाल और इंटेलिजेंट सवाल पूछे आपने, सो थैंक यू सो मच, ऑलवेज हेल्पिंग मी आउट। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अगली दफ़ा गाड़ी लेने जाएंगे तो फिर हमने जाना है विकी मोटर्स, और अगर खुदा खास सही करवाना हो तो फिर एजाज भाई हमारे पास है वहाँ पे मौजूद। ठीक है, हम दोनों सेट हैं, अब जाके हम गाड़ी ढूंढते हैं, गाड़ी ढूंढते हैं। गाड़ी ढूंढते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वी विल सी यू सून, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।